होता है। अब यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन ऑनेस्ट, भाई हॉनेस्ट तो थोड़ी ना पढ़ेंगे, एन ऑनेस्ट, एन हावर, हावर थोड़ी ना पढ़ेंगे, आवर। तो देखिएगा ऑनेस्ट में आ निकल रहा है, आवर में आ निकल रहा है। होटल की बात करेंगे तो होटल की बात करेंगे तो इसमें भी आपका क्या लगता है, इसमें भी आपका साइलेंट ही रहता है दोस्तों एक तरीके। और हानर, हम हानर बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में हम लोग गलत बोलते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो ऑनर की बात होगी तो वहां पर भी हमारा एन लगेगा। तो ये चार जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। यूज ऑफ आर्टिकल द आर्टिकल में आपको 7 से 8 रूल पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सिंपल है। द आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है, आपको बताया है कि वो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है क्या, कि नक्षत्रों के नाम कुछ देशों व प्रांतों के नाम, कोई नक्षत्र आ रहा है, कोई सैटेलाइट है, कोई सोलर सिस्टम का कोई पार्ट है, कोई कंट्री है, कोई प्रांत है, कोई स्टेट है, या फिर कोई ओशियन है, ठीक है ना, सागर है, झील है, पहाड़ है। तो ग्रंथों की बात करें, रामायण की बात की जाए, पुस्तक, गोदान गवन उपन्यासों की बात की जाए, कोई जाति का वर्णन किया जाए, समुदाय कम्युनिटी का वर्णन किया जाए, ऐतिहासिक धरोहर हो, कोई किसी पार्टी की बात की जाए, तो उस नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे सर बताइए थोड़ा सा यूज इसको करके बताइए। अब इसके यूज की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी, अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर मून है, सन है, स्टार है, तो इनके आगे अगर आप दा लगाओगे तो ही चलेगा, क्योंकि ये नक्षत्र में आते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई द गीता, मेरी बात सिंपल सी समझिएगा, ठीक है ना, द अंडमान्स जो निकोबार है, सिंपल सी बात आप समझिएगा कि द गीता कोई पुस्तक है, द यूएसए, द इंडिया, द जू, ये क्या है, ये एक पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। नक्षत्रों के नाम में द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, कोई समस्या नहीं है, दा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से निकाल दो, गलती होगी, गलती होएगी नहीं एग्जाम में। रूल नंबर 2 में अगर देखेगा, दिशाओं के नाम से पहले अगर प्रीपोजिशन रखा हो, जो प्रीपोजिशन है वो दे रखा हो, तो क्या लगेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए द वेस्ट, और आप देख रहे होंगे कि भाई ये नक्षत्र है, ये दिशा है, ये भी दिशा है। तो दिशाओं के पहले, नक्षत्रों के पहले क्या हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा द आर्टिकल। ईस्ट वेस्ट वेस्ट से पहले प्रीपोजिशन है, तो आपको यहां पर सिंपल सी बात है कि लगाना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आपको इन आया है तो इसलिए इनके बाद हमेशा दा लगेगा, और दिशाओं के पहले दा लगेगा, और नक्षत्र के पहले दा तो लगा ही चुके हैं, बता चुके हैं। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, सिंपल सी बात है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। रूल नंबर 3 देखिएगा, शिप्स जो जहाज होते हैं, ट्रेन्स जो गाड़ियां होती हैं, सीज जो समुद्र होते हैं, माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं, अभी बताया, आइसलैंड जो द्वीप होते हैं, डैम्स जो बांध होते हैं, डिजर्ट जो मरुस्थल होते हैं, सीज जो समुद्र होते हैं, ओशियन महासागर, और कैनाल जो होती हैं वो नहरें होती हैं। सब कुछ पढ़ाएंगे, पैसिव वॉइस से लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ पढ़ाएंगे, नाउन से लेकर पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, पूरे प्रीफिक्स, इसके बाद प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स सफिक्स 2 क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बच्चे गलत करते हैं। कभी कभी टेंसेस से क्वेश्चन बनते हैं, कहता है पास्ट इंडेफिनिट पहचानिए, पास्ट परफेक्ट पहचानिए, तो वहां पर भी समस्या आ जाती है बच्चों के सामने। तो सब कुछ पढ़ेंगे A to Z, है ना। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अगर छोड़नी है तो अभी छोड़ देना, वरना बिल्कुल अगर नंबर पूरे में पूरे लाने हैं तो ये वीडियो पूरी वॉच करिएगा। तो समझिएगा, द विक्रम क्या है, द विक्रम कोई जहाज है, समझ रहे। द फ्रंटियर मेल, ये क्या है, गाड़ी है। द एरिवियन सी, ये क्या है, समुद्र की बात कर रहा है। तो ये सभी के आगे क्या है, कोई अगर नेम है तो उसके आगे बिल्कुल डिफिनिट आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। रूल नंबर 4 देखिएगा, जितनी भी धार्मिक बुक हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, मैगजीन्स हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं, उनके आगे भी हमारा क्या लगेगा, हमारा दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस, द गीता, द रामायण, तो ये सभी के आगे हमारा क्या लगेगा, दा लगने वाला है। जितने भी वर्कशॉप हैं, फैक्ट्री हैं, बैंक हैं, उन सभी के आगे दा लगेगा। द दिल्ली क्लॉथ्स मिल्स, जितनी भी मिल्स हैं आपकी, वर्कशॉप हैं, फैक्ट्री हैं, द पंजाब नेशनल बैंक, द स्टेट बैंक, है ना। तो ये सारी बैंकों के आगे हमारे क्या है, क्वेश्चन में कभी कभी फंस जाता है, ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये पागलपंती नहीं है दोस्त, ये कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, ये फंसने वाले हैं, और अगर फंस गए तो वहां से आप आसानी से अपने आप को निकाल पाओगे, क्योंकि आप पढ़े हैं। रूल नंबर 6, किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम, द कांग्रेस, द लोक दल, द बीजेपी, द वीएसपी,
तो इस यहां पर जितने भी पार्टी के संगठन होंगे वो कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मुद्दे एग्जाम में डाले जा रहे हैं। तो रूल नंबर 6 में यह था कि जितने भी पार्टी के संगठन के नेम होंगे उनके आगे ए एन न लगकर दा लगेगा। 3 रूल और बचे हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, प्रीफिक्स और सफिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल एक हवा में आप उड़ा दोगे। ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द जू, किसी का भी नाम हो, ऐतिहासिक भवन जो अपनी प्राचीनता के लिए विख्यात है, वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, हम वहां पर भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे, और वो भी कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल का। ठीक है, नेक्स्ट, विधि बताने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले, यानी परिमाणवाची का मतलब है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। अगर कोई मात्रा को बता रहा है, मात्रा का मतलब है कोई संख्या को बता रहा है, जैसे बाय द मीटर। अब इसके आगे, अब ये रूल तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अब इससे आप तो वाकिफ होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई मीटर के आगे क्या लगेगा, गेज के आगे क्या लगेगा, डजन के आगे क्या लगेगा, किलोग्राम के आगे क्या लगेगा, तो वो आर्टिकल दा का ही यूज होगा। सिंपल सी बात समझ रहे हैं ना, कि वाई द मीटर, वाई द डजन, वाई द किलोग्राम। तो यहां पर क्या है कि जो आर्टिकल यूज होगा वो हमारा हमेशा ए एन ना होकर द आर्टिकल का यूज होगा। रूल नंबर 9 कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए, जितने भी प्रॉपर नाउन का मतलब समझते हो कि गुप्ताज कोई भी कम्युनिटी की बात कर रहा है, शर्मास कोई भी कम्युनिटी की बात कर रहा है, ब्राउन्स, समझ रहे ना, यानी आप अपने नाम के पीछे जो भी चीजें लगाते हो उनके, अगर आप अपनी कम्युनिटी को बहुवचन में बनाना चाहते हो तो उसको हम यस लगा के उसमें हम दा का यूज कर देंगे, तो एक पीपल कम्युनिटी की बात करेगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या है, और लास्ट हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में, आर्टिकल खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि दोस्तों बड़े बड़े पदों जो रैंक होती हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, है ना, तो हम ये कह सकते हैं जितने भी बड़े पदों पर जो भी उच्चाधिकारी अगर है तो उसके भी हम नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपन ने आर्टिकल ए एन दा को फिनिश कर दिया है। अब दोस्तों हम यहां पर प्रीफिक्स और सफिक्स को जानेंगे, बहुत ही एकदम से बेहतरीन रूल में, और बहुत 2 मिनट का चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप किस तरीके का अनुभव शेयर करें जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आपने प्रीफिक्स और सफिक्स तो सुना होगा, प्रीफिक्स का मतलब समझते हो ना, प्रीफिक्स की बात अगर करी जाए और सफिक्स की बात करी जाए तो आप यही कहते हो कि भाई प्री माने पहले, सफिक्स माने यानी सफिक्स माने बाद में। अगर बात की जाए तो यहां पर हिंदी में आपने देखा होगा कि उपसर्ग आप पढ़ते थे और इसको यहां पर प्रत्यय पढ़ते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल वही है जो आप हिंदी में पढ़ते थे, इसको इंग्लिश में किस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि FUL और LY 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए कितने आसान है। तो उस सफिक्स और प्रीफिक्स से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज एफिक्स। भाई ये एफिक्स क्या है, तो एफिक्स दोस्तों ना ये है ना, ये सफिक्स और प्रीफिक्स का बाप है। अरे बोले कैसे, कि एफिक्स शब्दों का वह भाग है जो शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उसके रूप तथा उसके अर्थ को पूरी तरीके से बदल देता है। एफिक्स क्या है दोस्तों, एफिक्स फिक्स यानी वो कहीं भी फिक्स हो सकता है। एफिक्स का मतलब है वो आगे फिक्स हो सकता है, पीछे फिक्स हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि ये बताओ कि घबराहट कोई शब्द है, तो ये बताओ कि घबराहट में अगर आप पीछे का वर्ड निकालोगे तो ये आहट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सफिक्स हो जाएगा, यानी प्रत्यय हो जाएगा हिंदी में बोले। तो इसी तरीके से यह क्या है कि एफिक्स जो है ना, ये प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या है, फादर है। एफिक्स ये कहता है कि जो भी भाग है शब्द का उसके आगे अगर हम जुड़ गए तो हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे, और पीछे अगर जुड़ गए तो भी हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एफिक्स क्या है। एफिक्स के 2 भाई क्या है, 2 पुत्र हैं, और इस एफिक्स के जो 2 पुत्र हैं वो है, एक का नाम है सफिक्स और दूसरे का नाम है प्रीफिक्स। अब हमको यहां पर ग्रामर में कि सफिक्स को किस तरीके से हैंडल करना है और प्रीफिक्स को किस तरीके से हैंडल करना है। तो सबसे पहली हेडिंग है सफिक्स। सफिक्स वो ऐसे एफिक्स हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे एफिक्स हैं या ऐसे शब्दांश, भाई हिंदी में हम कहते हैं ना शब्दांश के आगे, तो वही शब्दांश ही सफिक्स है, वही शब्दांश ही क्या है, एफिक्स है, वही शब्दांश ही क्या है, उसमें भी प्रीफिक्स वाले में भी यही यूज होगा।
तो शब्दांश के अगर कोई भी अंत में जुड़ता है तो वह अर्थ को बदल देता है, रूप को बदल देता है, तो वो सफिक्स कहलाता है। सिंपल सी बात। अब कैसे पहचाने भाई? पहचानेंगे कैसे? तो वर्ड प्लस सफिक्स, क्योंकि भाई कोई भी शब्द होगा उसके आगे से मुझे मतलब नहीं, उसके पीछे से मुझे मतलब है। तो काऊ प्लस यस बराबर काउस हो गया, डॉग प्लस यस बराबर डॉग्स हो गया। सारी चीजें जानेंगे, यही सिंपल नहीं तो मैंने अभी बिल्कुल जीरो से उठाया, और ये आएगा भी नहीं। एक बार ये जरूर पूछा गया था कि बॉक्स में क्या कौन सा सफिक्स लगाए। डल्टी में आप डल्टी में कौन सा लगाओगे तो वाई लगा दोगे, ये डल्टी हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा सफिक्स लगा डल्टी में, तो वाई लगा है। बॉक्स में पूछा जा सकता है कि बॉक्स में कौन सा सफिक्स लगाएं, तो बॉक्स में बॉक्सेस हो जाएगा, तो ये सफिक्स लगकर बॉक्सेस बन जाएगा। स्लोली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पे आए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो प्लस एल वाई बराबर स्लोली, तो कौन सा सफिक्स लगा है? यल वाई। रिच प्लस ईएस बराबर रिचेस, तो कौन सा लगा है? ईएस। डेयर्ड में केवल डी लगा है, तो ये डेयर्ड बन गया। और यहां पर प्रूव्ड में क्या लग गया है? डी बन गया, तो ये बन गया, है ना? ये सफिक्स ही तो है। ईटिंग में आईएनजी लग गया, तो ये सफिक्स है और ये शब्द बन गया ईटिंग। बीटेन में कौन सा सफिक्स है? ईएन लग गया, तो ये बन गया बीटेन। ब्लैकन में ईएन लग गया, तो ये बन गया ब्लैकन। स्मॉलर में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मॉल में कौन सा सफिक्स लगाएं पूछ देगा, तो नीचे ई आर होगा, एल वाई होगा, इस तरीके से। तो वहां पर आपको सभी में जोड़ जोड़ के देख लेना, जो सटीक बैठ रहा है वही दोस्तों लगेगा। स्मॉलर में स्मॉलर, है ना? स्मॉलेस्ट की बात करी जाए तो स्मॉलेस्ट में आपको जब फॉर्म चेंज की जाती है तो स्मॉलेस्ट बन जाता है। ग्रेटेस्ट की बात की जाए तो ईएसटी लगता है, तो ये ग्रेटेस्ट बन गया। लो प्लस ईएसटी बराबर लोएस्ट बन गया, तो ये ईएसटी लग गया। चाइल्ड प्लस आईएसएच बराबर चाइल्डिश, ये बहुत पूछा जाता है। आईएमपी तो ये चाइल्डिश हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। हार्म प्लस फुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम प्रीफिक्स पर चलेंगे, एक दो और हम देखेंगे अभी स्लाइड। ये हार्म प्लस फुल बराबर क्या होता है? हार्मफुल बन गया, एक शब्द हो गया। ये शब्दांश है इसके पीछे, ये एफिक्स है इसके पीछे, एक जुड़ा है सफिक्स। एफिक्स प्लस सफिक्स एक शब्द बन गया, ठीक है? एफिक्स प्लस सफिक्स क्या है? फुल है, तो ये केयरफुल हो गया। कलर में क्या लगा दें तो ये कलरफुल हो जाए तो फुल लगा दो। चाइल्ड में क्या लगा दे? चाइल्डहुड हो जाओ तो चाइल्डहुड में क्या लगाएंगे? हुड लगा देंगे। समझ रहे ना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्ट प्लस आईवीई, तो एक्ट है हमारा एफिक्स और आईवीई है हमारा सफिक्स, तो एक्टिव हो गया। डिसेप्टिव में अगर बात करें तो ये बन जाएगा आईवीई के साथ, ये डिसेप्टिव हो जाएगा। नेस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये डार्कनेस हो जाएगा दोस्तों, डार्कनेस हो जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे, फिर चलेंगे प्रीफिक्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। यहां पर देखिएगा, हैसली की बात करें तो एलवाई लगा, सॉफ्टली की बात करें तो एलवाई लगा, तो ये सॉफ्टली हो गया। फेमस की बात करें तो ये ओयूएस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर ओयूएस लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है। आईएसटी की बात करें तो टाइपिस्ट की बात कर रहा है, तो यहां पर आईएसटी में टाइप में हम क्या लगा दें? आईएसटी, तो वो टाइपिस्ट बन गया। भाई कोई भी चीज टाइप करा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो टाइप हो रहा है, लेकिन अगर उसमें आईएसटी लगा दे तो वो टाइपिस्ट हो जाएगा, किसी भी पर्सन को इंडिकेट करेगा, किसी भी व्यक्ति को इंडिकेट करेगा। अब देखिएगा व्हाट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के, अब देखो प्रीफिक्स बहुत सिंपल है, प्रीफिक्स बहुत सिंपल है। प्री माने क्या होता है? पहले। प्री माने पहले, और फिक्स माने क्या होता है? फिक्स। जो शब्द के पहले फिक्स होते हैं वही प्रीफिक्स। किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके रूप अर्थ दोनों को बदल दें, ऐसे शब्दांश को प्रीफिक्स कहा जाता है। ऐसे शब्दांश को दोस्तों प्रीफिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप हमेशा याद रख लें, ठीक है? समझ रहे ना? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। चलिए, प्रीफिक्स में हम क्या लगाएं? प्रीफिक्स में यानी शब्द जो एफिक्स होता है उसमें कौन सा प्रीफिक्स लगाएं? अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे काइंड एक शब्द है, अब की बार पीछे नहीं लगेगा, अब की बार ये आगे लग जाएगा। अन अर्थ का अनर्थ कर देता है। काइंड कोई दयालु है, इसमें अन लगा दिया तो ये अनकाइंड हो गया। वाइस बुद्धिमान है, इसमें अन लगा दिया तो वो अनवाइस हो गया। ड्रेस है तो ये अनड्रेस हो गया, उल्टा। करेक्ट कोई सही है, इन लगा दिया इसमें तो इनकरेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कहेगा कि करेक्ट में कौन सा प्रीफिक्स सुइटेबल रहेगा,
तो ऑप्शन देगा ऑप्शन उसमें दे देगा यल वाई एफ यू एल, है ना, इस तरीके से देगा, फिर देगा इन देगा, फिर अन देगा। तो अब अनकरेक्ट तो होता नहीं, तो आप कहोगे, आप सभी में देखोगे लगा के, तो उसमें आपका इनकरेक्ट सबसे बढ़िया होगा। तो ये आपको चुनाव करना पड़ेगा, सभी में देख लो लगा के, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते थे ना कि सभी क्वेश्चन के ऑप्शन उठा लो। प्रीफिक्स वर्ड, प्रीफिक्स प्लस वर्ड। अब इसमें देखिए ऑनेस्ट में क्या लगा है, डिसऑनेस्ट। तो ये क्या है, ऑनेस्ट में क्वेश्चन अगर ये भी पूछ ले कि ऑनेस्ट में कौन सा प्रीफिक्स होता है, तो डिसऑनेस्ट यानी डिस लग जाएगा। ऑनर में कौन सा लगेगा, डिसऑनर। तो ऑनर के लिए आपको ऑप्शन दे देगा, इन दे देगा, डिस दे देगा, अन दे देगा, है ना, इस तरीके से दे देगा, इर दे देगा। तो वहां पर आपको डिसऑनर लगाना, डिस वाला लगाना। डेट के आगे एंटी लगा दिया तो एंटी डेट हो गया। रेगुलर के आगे इरेगुलर, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं तीनों, एक इरेगुलर और डिसऑनर, डिसऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच के आगे क्या लगाएं कि वो प्रीफिक्स बन जाए, यानी एक शब्द बन जाए, इनरिच लगाएं यानी इन लगाएंगे। सी के आगे फॉर सी लगाएंगे। पावर के आगे सुपर पावर लगाएंगे। डिपेंडेंट के आगे इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट वाला बहुत जबरदस्त। प्रीफिक्स में न्यू वर्ड है कलेक्ट, तो कलेक्ट में क्या लगाएंगे, तो जो रिकलेक्ट हो जाएगा तो रिकलेक्ट आर ई लगाएंगे। प्रेजेंट में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। रिकाल, काल के आगे आपका क्या लगा है, री लगा है, और लिफ्ट के आगे अप लगा है तो अपलिफ्ट हो जाएगा, रिकाल हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये न्यू वर्ड्स हैं। ये क्या है, ये न्यू वर्ड्स हैं। यहां पर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार नीचे वाला छोड़ दीजिए, तीनों याद रखने। लिटरेट के आगे इल लगा होता है तो इल लिटरेट होता है, जिसमें अनपढ़ और जो है पढ़ाकू की बात होती है, जो पढ़ा लिखा है और अनपढ़ की बात है। एबल को अनेबल कर दिया जाता है, अनेबल हो गया। एबल को इनेबल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक्टिव को डीएक्टिव में आपके ये सभी क्या है, गोले वाले सभी ये हैं आपके प्रीफिक्स हैं। इस चीज को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते चाह कर भी, ठीक है, चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अपन लास्ट की स्लाइड में हम चलेंगे, 2 स्लाइड और बची हैं, ठीक है, 2 स्लाइड और बची हैं, जिसमें हम इमॉर्टल वाला और एग्जिस्ट वाला देखेंगे। मॉर्टल के आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इम लग जाएगा तो इमॉर्टल हो जाएगा। वैल्यू के आगे डी वैल्यू लगाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस वैल्यू लगा देते क्योंकि ऑप्शन में डिस भी दिया होगा, ठीक है ना। और यहां पर देखिएगा प्रिकॉशंस के आगे हम प्री लगाते हैं, सबको पता है। गेन के आगे री गेन लगाते हैं। एग्जिस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। को एग्जिस्ट, एग्जिस्ट के आगे हम को एग्जिस्ट लगाएंगे, आईएमपी है। डिवीजन के आगे हम सब डिवीजन लगाएंगे तो सब हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। इंस्पेक्टर के आगे सबको पता है सब इंस्पेक्टर, और क्राउड के आगे ओवर क्राउड, आईएमपी, ठीक है ना, 2 आईएमपी हैं, याद कर लीजिएगा। तो ये अपन ने क्या देख लिए, पूरी तरीके से हमने प्रीफिक्स को बहुत अच्छी तरीके से वॉच कर लिया। अब प्रीफिक्स से और सफिक्स से कोई भी क्वेश्चन आपका, इन 2 पुत्रों से कोई क्वेश्चन आता है तो क्या आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। प्री माने पहले और फिक्स माने फिक्स होता है, जो पहले फिक्स होता है, सफिक्स माने बाद में, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हमारा था क्या, एफिक्स था। ये चैप्टर खत्म हो गए, दोनों चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गए, पूरी डिटेल के साथ, शिद्दत के साथ। अब हम चलेंगे यहां पर टेंसेस पर, और टेंसेस से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं और 4 नंबर के बनते हैं, जहां पर आपको पहचानना होता है कि इसमें क्या भरना है, इसमें कौन सा है, या ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है आपका पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। हेडिंग डालिएगा टेंस। टेंस से दोस्तों अगर आपने टेंस पढ़ लिया, मुझे लगता है कि टेंस में थोड़ा सा समय भले ही आपका 10 से 12 मिनट लग जाए, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि टेंस से आपकी आधी ग्रामर खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये पहले बता देते हैं पढ़ने से पहले आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पूछा जाएगा, या कौन सा सही टेंस है, ये पूछा जाएगा, या फिर आपको वर्ब को चुनने के लिए पूछा जाएगा, या आपसे कह देगा कि भाई ये बताओ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है। तो पिछली बार जो एग्जाम हुए 3-4 सालों में, वो परफेक्ट टेंस से बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस बार भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है पहचानने की, तो समझ लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताओ कि जो टेंस होते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सभी को पता है कि, लेकिन कितने प्रकार होते हैं अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, यानी टेंस के जो बालक होते हैं वो कितने होते हैं, पुत्र होते हैं 3 होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको कहते हैं वर्तमान काल।
दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं भूतकाल यानी जो बीत चुका है, और जिसको फ्यूचर कहते हैं उसको भविष्यति काल कहते हैं। यानी इन फ्यूचर केस जो हम वर्ड यूज हमेशा करते हैं वो दोस्तों होता है जो आने वाला। वर्तमान जो होता है जो चल रहा होता है, भूतकाल जो बीत चुका होता है, भविष्यति काल जो आने वाला होता है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार चार पुत्र होते हैं, याद रखिएगा कि प्रत्येक के चार प्रकार होते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पर प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट के भी चार होंगे, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बात करूंगा कंटिन्यूअस के, तो प्रेजेंट के भी कंटिन्यूअस के चार होंगे, पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार चार ये होंगे। अब आप याद रखिएगा, जैसे हम यहां पर लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब बात समझ में आई कि प्रत्येक के चार प्रकार होते हैं, ठीक है। ईच वन हैज 4 सब टाइप्स, यानी जो सब स्टेजेस होती हैं वो 4 है। अब आपको 3 चीजें मैं बताऊंगा 3 स्लाइड में कि आप यहां से कैसे पहचाने कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होती हैं। जो प्रेजेंट टेंस होगा उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें आपका डू डज होगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में आपका इज एम आर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो हैज होगा या हैव होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज बीन या हैव बीन। मेरी बात समझ लीजिएगा कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो हैज बीन हैव बीन। समझ गए। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो वो है डिड, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो वाज वर, पास्ट परफेक्ट है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, तो हैड होती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे उसमें दोस्तों लास्ट में वीन आएगा, ये आप याद रखिएगा। और जितने भी केवल परफेक्ट होंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज आ जाएगा या हैव आ जाएगा। और अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होगा, तो पास्ट परफेक्ट में केवल हैड हो जाता। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बिल भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट में बिल हैव होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिल हैव बीन। याद रखिएगा मैंने आपको बोला है कि हैव बीन या बीन जो होता है वो कंटिन्यूअस में होता है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं इसमें आपको बच्चों की तरह पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में कि इस सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ये सभी लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इंग्लिश से पहले आपको जैसे मैं हिंदी में बताऊं कि जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, ता है, ती है, ते है इत्यादि थे। अगर मैं बात करूं लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता। अगर मैं लिख दूं कि राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, तो आप ये कहोगे कि कौन सा है, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे कि सब्जेक्ट राम है और फर्स्ट फॉर्म लगाई है, यस या ईएस लगा होता है, तो गोज में आपका यस या ईएस लगा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं यही जो यस या ईएस है, तो इंग्लिश में अगर आपको हिंदी में तातीते है तो इंग्लिश में वो यस या ईएस होगा, तो समझ लो पहचान लोगे, एग्जाम के ऑप्शन में आसानी से मार दोगे कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात मैंने आपको करी है, तो जरा एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि मुख्य क्रिया के साथ वो ईएस लगा होगा या यस लगा होगा, ठीक है। तो मुख्य क्रिया में अगर मैं बताऊं आपको कि भाई गोज आ जाता है, डज आ जाता है, कुछ भी आप ले लीजिएगा, कोई भी आप टेक है, अगर कोई भी यहां पर टेक है तो वो टेक्स हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना। तो इस तरीके की जितनी भी आपकी यस या ईएस वाली चीजें हैं वो आपको पहचानने में कतई देरी नहीं होगी, पहचानना ही है एग्जाम में। और आप कैसे पहचानोगे उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट के चारों भाग, पास्ट के चारों भाग और फ्यूचर के चारों भाग, 10 मिनट का खेल है, खत्म कर लीजिएगा, कोई ज्ञान अधूरा नहीं लेना है। अगर कल को क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ दे, 4 ऑप्शन देगा ए बी सी डी, और आपसे कहेगा ये बताओ कि निम्नलिखित में कौन सा प्रेजेंट जो है कौन सा है निगेटिव है, आपसे ऐसे कहेगा कि भाई कौन सा आपका नकारात्मक वाक्य है। मेरी बात समझ रहे ना, कौन सा भैया नकारात्मक वाक्य है। और नकारात्मक का मतलब समझते हो, जहां पर नॉट आता है। नकारात्मक का मतलब वही होता है जहां पर नॉट आता है।
अब नॉट का मतलब है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, तो इस तरीके से अगर मैं इसको इसको निगेटिव में चेंज करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, तो भाई नॉट का प्रयोग करूंगा, तो डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं एक और यहां पर सेंटेंस लेता हूं कि राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक, राम घूमने नहीं जाता है। तो आपको निगेटिव वाक्य में पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डज और यहां पर डू ये बता देते हैं कि यह एक तो प्रेजेंट का है, और ये बता देते हैं नॉट क्या बताता है कि ये एक तो निगेटिव है, ठीक है ना, यह एक तो निगेटिव है। और अगर निगेटिव ना पूछकर इंट्रोगेटिव पूछा जाए तो इंट्रोगेटिव हमेशा आपका स्टार्टिंग में ही डू डज से स्टार्ट होगा। क्या है? डू डज से स्टार्ट होगा। अब डू डज से स्टार्ट होगा, या फिर कोई भी फैमिली है वो डब्ल्यू एच फैमिली हो सकती है। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब हो सकता है दोस्तों कि वो वाट है, वर है, हु है, हुम है। अब आपसे कह दे कि भाई 4 ऑप्शन दे दे और कह देगा कि भाई इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताओ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का केवल एक ही रूल होता है, केवल ऑप्शन में वो वाला सेंटेंस पकड़िएगा जो डज या डू से स्टार्ट होता है। भाई डज से स्टार्ट हो सकता है, डू से स्टार्ट हो सकता है, फिर अगर पास्ट में जाएंगे तो वो वाज से स्टार्ट होगा, वर से स्टार्ट होगा, फिर फ्यूचर में जाएंगे तो वो विल से स्टार्ट होगा, विल बी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात अगर की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मुख्य पहचान है। जैसे अभी था राम घूमता है, अब कह रहा है राम घूम रहा है। अभी तक था सीता नाचती है, अब है सीता नाच रही है। अब आईएनजी लग जाएगी तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। लोग घूमते थे, घूमते हैं, और लोग अब घूम रहे हैं। मैं घूमता हूं, अब मैं घूम रहा हूं। तो यहां पर जो ता से आपका रहा है चेंज होगा, रही है चेंज हो गया, वो दोस्तों आपका क्या हो गया? वही हो गया दोस्तों आपका हमारा कंटिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा? सकारात्मक वाक्य बनेगा, एक तो सब्जेक्ट होगा या फिर उसके हिसाब से ही इज एम आर आएगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ एम या आर आएगा, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन का है, तो वो इज आएगा। वर्ब आएगी और वर्ब के साथ आईएनजी लगी होगी तो आप पहचान जाओगे। अगर क्वेश्चन में कह दे कल को कि निम्नलिखित में ये बताओ कि कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो तुरंत आप आईएनजी देखकर बता दोगे। और एक चीज और याद रखना, यहां से रूल पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि जो थर्ड पर्सन होता है वो किसके साथ, थर्ड पर्सन में सभी नाम आते हैं सिंगुलर वाले। थर्ड पर्सन में हमेशा इज का प्रयोग होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में आपको यही क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है कि आई के साथ एम होता है या आर होता है यूज, या फिर इज होता है। तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ जितने भी बहुवचन है, प्लूरल है, वो सभी आर लेकर आते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है, और नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे अगर एक सेंटेंस दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि बताओ इसमें कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूअस मारोगे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि इज आया है और गोइंग लगा, इज आया है और गोइंग आईएनजी लगा है। राम स्कूल जा रहा है, हिंदी में देखो रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। क्यों इज आया है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सभी नाम आते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंगुलर है। नकारात्मक, अच्छा इसी को नकारात्मक अगर मैं मत बना दूं कि भाई राम जो है, राम इज गोइंग टू स्कूल, और अगर मुझसे ये कह देता कि यहां पर लिखा होता कि राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो बताओ सेंटेंस कौन है? तो ये दोस्तों आपका निगेटिव हो जाएगा। राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। जहां पर नॉट देखो तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि वो निगेटिव हो जाएगा, बस निगेटिव बीच में लगा होना चाहिए, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा रहा है। आई एम नॉट स्टडीइंग टुडे, मेरी बात समझ रहे ना। अगर मैं बात करूं आपसे, क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देखिएगा कि यहां पर देखा जाए तो नॉट आ रहा है, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह नेगेटिव में यूज हुआ है, और वो भी कौन से, प्रेजेंट। चलिए, तो इंट्रोगेटिव इसका क्या होगा? अब इंट्रोगेटिव में क्या होता था कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि ये बताओ कि इज ही गोइंग फॉर अ वॉक, तो भाई इज ही गोइंग फॉर अ वॉक की कैसे सेंटेंस है? निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव तो भैया सिंपल होता है, साधारण होता है। निगेटिव होता है बीच में नॉट लग जाए। इंट्रोगेटिव होता है जो आगे लग जाए, जो वर्ब जो होती ना वो दोस्तों यहां पर क्या है, वो आगे लग जाए। और अगर आगे लगेगी, यानी वर्ब के आगे की बात करेंगे तो इज एम आर आएगा,
और अगर इज एम आर आएगा दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आगे आएगी, तो इज हो सकता है, आर हो सकता है, वर हो सकता है, डब्ल्यू एच फैमिली हो सकती है, कुछ भी। तो आप समझ सकते हो कि ये चीजें बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डाल लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है या चुका हूं, कुछ भी आ सकता है, या दिया है, ली है, दी है। कोई भी ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जैसे वाक्य आपके अगर यूज होते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। बहुत साधारण तरीके से बाइलिंगुअल में बता रहा हूं, जिसमें आप बच्चे ये सोचते हैं कि सर इंग्लिश बहुत हुआ है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आपको हम हिंदी में लेकर चल रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे राम घूम चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, सीता नाच चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम हो चुका है लेकिन अभी हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो। मैं घूम लिया हूं या चुका हूं, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में। अब जैसे यहां पर क्या आएगा, यहां पर इस चीज को तो कतई आप भूल नहीं सकते, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्या है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और बच्चे कहीं ना कहीं काफी गलतियां करते हैं, और अगर गलतियां करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिएगा यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, आंसर का मतलब है क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट को केवल हैज हैव से ही पहचाना जा सकता है। थर्ड पर्सन जितने भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ हमेशा हैज आएगा, और जितने भी बाकी होते हैं वो हैव आएगा, जो भी आपके बहुवचन होते हैं। बोले सर कैसे, समझिएगा। अभी तक राम गोज टू स्कूल था, फिर राम गोइंग टू स्कूल हुआ, राम इज गोइंग टू स्कूल हुआ, फिर राम हैज गॉन टू स्कूल। अब याद ये रखना है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट तो मानना है, ठीक बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो वर्ब लगेगी, जो गो होगा, इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, और इसके आगे हैज हैव आएगा, तो ये समझ लो ये पक्का ही ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन दे दे और कह दे कि कौन सा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी पीपी है, पी स्क्वायर। आप याद रखिएगा, राम हैज गॉन टू स्कूल। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे, क्वेश्चन उल्टा पूछे कि निम्नलिखित में छांटिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, अब दो चीजें वहां पर मिल सकती हैं, राम हैज गो टू स्कूल और राम हैज गॉन टू स्कूल, या राम हैव गॉन टू स्कूल। तो पहली बात तो राम तो सिंगुलर होता है, राम तो एक कोई नाम है, थर्ड पर्सन का है, तो उसके साथ हैज आएगा, तो हैज वाला लेने हैं। और राम हैज गो टू स्कूल नहीं लेना है, क्योंकि गो हमारा होता है क्या, पहली फॉर्म होता है, और इसलिए हमें हमेशा पता है कि हैज हैव के साथ हमें गॉन लेना है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। तो ये अभी आपको याद रखना है। मैं काम कर चुका हूं, आई हैव डन द वर्क, तो आई के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि बाकी के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट पर्सन में आई आता है। सिंगुलर के साथ हमें लगानी है सिंगुलर फॉर्म, और प्लूरल के साथ हमें प्लूरल लगानी है। आई हैव डन द वर्क या आई हैव वर्कड, तो ये क्या है, ये हैव, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन, ये जो है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और हैव लगा है, तो समझ लो ये पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसी का अगर मैं पास्ट परफेक्ट बना देता तो क्या हो जाता है, यहीं पर केवल एक चेंज हो जाता, हैव की जगह हेड लग जाता बस। तो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इसका नकारात्मक क्या होगा, नकारात्मक देखिएगा, हैज के आगे नॉट, और हैज के पीछे जो है यानी आगे वाला जो नॉट होगा वो नॉट लग जाएगा, हैव होगा तो उसके साथ नॉट आ जाएगा। जैसे देखिएगा, हमने तुम्हें नहीं देखा है, बी हैव नॉट सीन यू, बी आया है ना, और हैव आएगा और नॉट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है, आई हैव नॉट गिवन एनी बुक, यानी हिम एनी बुक, तो ये क्या है, हैव नॉट, ये क्या है, पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और वो उसमें भी कौन सा निगेटिव है, क्यों है, नॉट है। अर्नवी ने पैसे नहीं दिए हैं, अर्नवी हैज नॉट टेकन द मनी, तो हैज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और नॉट क्या है, उसका निगेटिव है, तो समझ रहे ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अभी तक डू डज आया था, फिर इज एम आर आया था, अब क्या आ जाएगा, अब भैया हैज आ जाएगा और हैव आ जाएगा, वाई वर हमेशा आते ही रहे हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, हैज राम गॉन फॉर अ वॉक, ये क्या है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हैज से स्टार्ट, हैव से भी स्टार्ट हो सकता था। वाई हैज अमन टेकन द बुक, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा है, इंट्रोगेटिव। वेयर हैव दे बोथ गॉन, यहाँ ये कौन सा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है दोस्तों, और ये क्या है, इंटरोगेटिव है। मेरी बात समझ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आया है। अब याद रखिएगा, कंटिन्यूअस में मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में कि बीन आएगा, बीन आएगा, हैज हैव आया था, बस इतना चेंज हो जाएगा कि हैज के साथ बीन लग जाएगा, हैव के साथ बीन लग जाएगा।
तो आप जान लीजिएगा कि जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है, अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर समय के बारे में भी बताया जाता है। जब भी आपकी कोई भी क्वेश्चन में समय दिया हो, टाइम, तो आप वो समझ लो कि ये तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस। और वो भी कौन सा वाला? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है तो समझ लो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब ये देखना है कि रहा है तो ये प्रेजेंट हो गया, रहा था तो पास्ट हो जाएगा, होगा आगे तो समझ लो भैया सिंपल सी बात है, फ्यूचर हो जाएगा। सीता 4 दिन से नाच रही है तो इसमें पक्का ही पक्का है कि हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, ये पक्की बात है। लोग 10 बजे से टाइम दिया है, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। मैं सुबह से रो रहा हूं, सुबह से टाइम दिया है, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। तो समझ रहे ना इस चीज को। अब देखिए अफर्मेटिव में क्या है, यानी जो सकारात्मक वाक्य है इसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सकारात्मक वाक्य है कि राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर, राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हैज बीन जब लगता है और समय दिया गया है तो समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से पढ़ रहा है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, टाइम दिया है, हैज बीन दिया है। निगेटिव में क्या हो जाएगा, बस निगेटिव में हैज और हैव के बीच में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। हैज और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ये क्या है, टाइम तो दिया है और टाइम दिया है तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव का एक सेंटेंस हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक निगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वाई से स्टार्ट हो जाएगा या हैज से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बीच में सब्जेक्ट आएगा फिर बीन आ जाएगा, इधर हैव से स्टार्ट आ जाएगा फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा फिर यहां पर बीन आ जाएगा, और आईएनजी जरूर लगेगा और समय भी जरूर दिया जाएगा। सिंस आ जाए तो भी कंटिन्यूअस है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ये 2 आवर्स है, ये सिंस है। सिंस का मतलब समझते हो, कब से गाना, जहां पर टाइम दिया हो। तो ये दोस्तों आपके होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये होते हैं आपके सेंटेंस को पहचानने के तरीके। अब हमने प्रेजेंट के सारे पढ़ लिए, ऐसे ही पास्ट के और फ्यूचर के 2-2 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका इतना मजबूत पोर्शन हो जाएगा आप खुद ही सोच नहीं पाओगे दोस्तों। बहुत बढ़िया। पास्ट इंडेफिनिट जो है हेडिंग आपको डालनी पड़ेगी, पास्ट के बाद हम फ्यूचर पढ़ लेंगे, बहुत ही कम समय के अंदर हम पूरे डिटेल को जान लेंगे। देखिए आपको लग रहा होगा कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है कि टेंस क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि अगर टेंस ही खत्म कर लिया तो फिर ग्रामर पूरा 80% भाग तो खत्म ही हो जाने वाला है। ग्रामर में है क्या, टेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, और टेंस को खत्म कर लिया तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम अगली स्लाइड में खत्म कर लेंगे, और पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होगा तो समझ लो पूरी ग्रामर खत्म, जिसमें नाउन से लेकर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन से लेकर पूरा कंजंक्शन तक, और वहां से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं जितने यहां से बनते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया, लिया, दिया, सोया, यानी या है, ये जो भी आपका पास्ट का मतलब समझते हो। पहले पास्ट की बात कर लेता हूं। भूतकाल, जो भूतकाल होता है जिसमें आप बीत चुके हुई चीज़ों को आप देखते हैं, जो चीज़ें बीत चुकी हैं, दी थी, ली थी, इस तरीके से, है ना। तो हम ये ऑप्शंस को देखेंगे तो वहाँ पर हम आसानी से चीज़ों को प्रयोग में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई क्या है। राम घूमने गया, सीता रोने लगी, लोगों ने चाय पी, मैं घूमने गया, इत्यादि से अगर इनका आप वर्णन करते हो इन प्रेजेंट में तो वो क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि राम घूमने गया, तो यह पास्ट इंडेफिनिट में जो सकारात्मक होगा उसमें क्या आएगा, उसमें दोस्तों हमेशा अगर गो है तो उसका बेंट हो जाएगा, मतलब कि हर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट ही एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर वर्ब की फर्स्ट ना तो आती है ना थर्ड आती है, केवल सेकंड फॉर्म आती है। जैसे राम घूमने गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम बेंट फॉर अ वॉक, ये बेंट हो जाएगा। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट, राइट का रोट हो जाएगा। तो इनसे आप क्या लगाओगे कि यह क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, समझ रहे ना। अगर इसी का हम निगेटिव बनाएंगे तो इस निगेटिव में क्या हो जाएगा, बस वो डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट। अगर क्वेश्चन में डिड नॉट हो और पूछे, जैसे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ही डिड नॉट राइट अ लेटर, बताइए कौन सा ये सेंटेंस है। ऑप्शंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या मारोगे आप, तब वहां पर आपको पास्ट वाला चुनना पड़ेगा। अगर पास्ट में नेगेटिव है तो वो बहुत अच्छी बात है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, राम डिड नॉट
गो फॉर अ वॉक। ये क्या है? ये दोस्तों आपके नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये निगेटिव है, और ये दोस्तों डिड नॉट है तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यह पास्ट से है। अगर यही इंट्रोगेटिव है तो डिड राम गो फॉर अ वॉक, वाई डिड ही राइट द लेटर। दोनों सेंटेंसेस की बात करिए तो डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, और अगर डिड है तो वो पास्ट से है, अगर डिड स्टार्ट से है तो भी पास्ट का है, और ये इंट्रोगेटिव का है। अगर वो स्टार्टिंग में है तो वो इंट्रोगेटिव का है, अगर नॉट बीच में है तो वो निगेटिव का है, अगर कोई स्टार्टिंग में है तो वो इंट्रोगेटिव का है। मैं बार बार कह रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में बहुत सिंपल सा होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या तो बाज आएगा या वर आएगा, ये आपको याद रखना है। या तो बाज आएगा या वर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरीके से होता है। इज एम आर आता है वहां पर, यहां पर वाज वर आता है। राम घूम रहा था, रहा है, रही है, रहे थे। सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर एक सेंटेंस दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा वहां पर कि आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। भाई आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल सी बात है यार, पास्ट कंटिन्यूअस। पीपल वर डांसिंग, आपको वर देखा आपने और आईएनजी देखा आपने, आईएनजी तो पक्का ही लगेगा, और वाज वर तो आएगा ही। वाज वहां पर आएगा जहां पर थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड जो है पर्सन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप यार याद रखिएगा, थर्ड पर्सन का मतलब है यहां पर आपको, ये बिल्कुल वहां से उल्टा होता है, क्योंकि यहां पर आई के साथ वर नहीं लगा सकते, आई के साथ यहां पर वाज ही लगाना पड़ेगा, और जहां पर वाज वर होगा वहां पर आईएनजी लगेगा। अब यहां पर बिल्कुल आईएनजी के साथ यहां पर प्रेजेंट से बिल्कुल उल्टा, क्योंकि वहां पर आई एम लगाते थे, यहां पर आई वर नहीं लगा सकते, यहां पर आई वाज लगाएंगे थर्ड पर्सन के फर्स्ट पर्सन के साथ, और यहां पर थर्ड पर्सन के साथ वर लगाएंगे। लोग स्टेज पर नाच रहे थे, तो हमें यहां पर यह देखना है कि वर आईएनजी, वाज आईएनजी, इन चीजों को भूलना नहीं। अगर यही निगेटिव में होता तो ये नॉट हो जाता, वाज नॉट। यही निगेटिव में अगर कोई प्लूरल होता तो वर नॉट, वाज नॉट। समझ रहे ना मेरी बात? बहुत आसान है। अगर यही इंट्रोगेटिव में होता तो डब्ल्यू एच फैमिली, या फिर अगर यहीं पर अगर मैं इसको ले लेता तो हम कहते हैं कि भाई बाज राम गोइंग फॉर अ वॉक, वॉज ही थिंकिंग अबाउट यू। इसी तरीके से वर वॉज राम गोइंग, व्हाट वॉज ही डूइंग। हम क्या कह रहे हैं, हमारा मतलब यही है कि आप पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लें। अब हम पास्ट परफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि जो चीजें बीत चुकी हैं, लेकिन चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी, कोई भी कार्य हमने पिछले सेशन में किया था, तो वो सभी कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस की खासियत क्या है कि हम इसको यहां पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे कि जैसे राम हैड गॉन फॉर अ वॉक, ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट में हैज आता था, हैव आता था, यहां पर क्या है, यहां पर हैव ना तो आएगा ना हैड आएगा, बस क्या हैज आएगा, ना केवल हैड आ जाएगा। हैड अगर देखो तो तुरंत आप दिमाग लगाओ कि ये पास्ट हो, यही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा और पूछ लेगा कि ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस है, जहां पर हैड देखो तो तुरंत हैड देखो और प्लस थर्ड फॉर्म देखो, तुरंत आप लगा दो कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। राम हैड गॉन फॉर अ वॉक, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पीपल हैड डांस ऑन द फ्लोर या ऑन द स्टेज, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये बात दिमाग में फीड कर लो मेरे भाई। ये अफर्मेटिव था। अब अच्छा है कि इसका निगेटिव करूंगा तो नॉट आ जाएगा, यहाँ पर इसका निगेटिव करूंगा तो नॉट आ जाएगा, इसका निगेटिव करूंगा तो नॉट आ जाएगा। तो अगर सेंटेंस की बात करें तो अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल, है तो भैया पास्ट परफेक्ट ही। आई हैड नॉट सीन यू, है तो पास्ट परफेक्ट ही। स्टूडेंट हैड नॉट द होमवर्क, है तो पास्ट परफेक्ट ही। बस कौन सा है, नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? अगर इसका इंट्रोगेटिव कह दें कि भाई ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट है। हैड राम लेफ्ट पहले आया है, डब्ल्यू एच फैमिली है, हुम आया है, लेकिन हैड है ना, डन है थर्ड फॉर्म है, रिटन है थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट है क्या है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों यहां पर सेंटेंसेस वो चीजें हैं जहां पर आपको केवल ज्यादा ज्ञाता नहीं बनना है, समझना है कि इस तरीके से चीजों को समझा जाए। कंटिन्यूअस सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें आपका समय दिया होगा, समय दिया होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था ना, हैज बीन, यानी हैज बीन था, हैव बीन था। और इधर क्या हो जाएगा दोस्त, इधर आपका
हैड बीन हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, रहा था, रही थी, वहां रहा है, यहां पर थी, जो बीत चुका है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, समय जरूर दिया होगा। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो हमने कहा था कि हैज। अब यहां पर था आ गया है तो यह हो जाएगा हैड, लेकिन बीन हो जाएगा। अब जैसे जैसे एक सेंटेंस दे देगा एग्जाम में और कहेगा राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, तो आपने कहा कि सर ने तो ये बताया था कि भाई इसमें तो कंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस 2-3 हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया होता है। अब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, अगर हैज है तो प्रेजेंट वाला, अगर हैड बीन है तो पास्ट वाला, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सकारात्मक वाक्य है। अगर इसी नेगेटिव की बात करूं तो यहां पर बीन के बीच में नॉट आ जाएगा और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। राम 2 घंटे से घूम नहीं रहा था, वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये आपके नकारात्मक वाक्य का एक बहुत शुद्धता के साथ पहचान है। समझ गए। अब बात करें दोस्तों इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव वही सिंपल सी बात है कि प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों वही तो है जहां पर हम कहेंगे कि भाई हैड आ जाएगा और बीन के बीच में, हैड बीन के बीच में उसका सब्जेक्ट आ जाएगा और समय दिया ही होगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरीके से और एक और बीन में हमने आपको नई चीज बताई कि भाई आईएनजी होता है, जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, यहां पर आईएनजी तो आएगी। और अगर आईएनजी आएगी तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। जहां पर बीन होगा वहां पर आईएनजी आएगी, जहां पर भी बीन होगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब मात्र 2 मिनट का ये वीडियो बचा है, केवल लास्ट स्टेज पर हम टेंसेस में आ चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानेंगे, एक क्वेश्चन दे देगा और कह देगा इनमें से बताइए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है। बच्चे परेशान, समझिएगा। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि जो चीजें आने वाली हों, जो चीजें दोस्तों आने वाली हों उनको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो फ्यूचर टेंस कहते हैं, ऐसे समझ लो। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है जो साधारण है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के पार्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो राम घूमने जाएगा, अभी मतलब आने वाला टाइम। सीता नाचेगी, नाचेगी, गा है, गी है, गे है। लोग घूमेंगे, मतलब अभी आने की बात कर रहा है, जो आ रहा है समय, जो आने वाला है, उसी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि राम विल मीट यू, बताओ कौन सा सेंटेंस है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई ये फ्यूचर है और फ्यूचर की यही पहचान है कि या तो विल आएगा या तो उसमें सैल आएगा, या तो विल बी आएगा या तो सैल बी आएगा, या तो विल हैव आएगा या सैल हैव आएगा, या विल हैव बीन आएगा या सैल हैव बीन आएगा। यही 3-4 चीजें आएंगी। तो अगर विल आएगा तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट, केवल विल। और हमेशा याद रखो कि विल के साथ या सैल के साथ वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म एकमात्र ऐसा सेंटेंस है। देखिए पास्ट में क्या लगता है कि पास्ट में दोस्तों हमेशा सेकंड फॉर्म है और फ्यूचर में हमेशा किसी भी केस में आप सेकंड या थर्ड नहीं लगा सकते, किसी भी केस में आप फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो ये क्या है कि बिल को देखा, तुरंत आपने देखा कि पहली फॉर्म है, तुरंत आप कहे कि फ्यूचर इंडेफिनिट। प्यूपिल विल गो फॉर ए वॉक, तो आपने देखा कि गो के साथ कोई भी फॉर्म नहीं लगी, फर्स्ट फॉर्म है, और बिल देखा तुरंत आपने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट। सी विल कैन यू, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, मेरी बात समझ रहे ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर नकारात्मक है तो वो विल नॉट हो जाएगा तुरंत, और अगर विल नॉट हो जाएगा तो अगर सेंटेंस में कह दे कि राम विल नॉट मीट टू यू, बताओ कौन सा सेंटेंस, तो कहेंगे फ्यूचर। बोले कौन सा फ्यूचर, नेगेटिव वाला फ्यूचर। फॉर्म लेकिन फर्स्ट ही आएगी, मीट है ना, फॉर्म फर्स्ट आएगी। प्यूपिल विल नॉट गो फॉर अ वॉक, फॉर्म फर्स्ट है, नॉट आया है, नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट। सी विल नॉट कॉल यू, नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, या तो WH होगा, या तो हाउ होगा, या वर होगा, या वेन होगा, या विल होगा, या सैल होगा। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन वेन से स्टार्ट होगा, तो वेन विल राम मीट यू, या मैं इसको हटा देता हूं, बिल राम मीट यू, बिल पीपल गो, विल सी कॉल यू। तो ये कैसे हैं, ये दोस्तों हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट ही, लेकिन इंटरोगेटिव। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 बचे हुए हैं, 2 या 3। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखिए,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जिस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता था, आईएनजी तो जरूर लगेगी, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगी, आईएनजी लगेगी। और जब आईएनजी लगेगी तो दोस्तों यहां पर बिल है ना, तो बिल क्या पहचान है, फ्यूचर है। लेकिन अगर बिल भी आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे था इज, तो इज के साथ आईएनजी, इसी तरीके से था हैज, बीन के साथ आईएनजी। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जहां पर बिलवी आए तो वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, जहां पर बिलवी होगा वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा, कंटिन्यूअस है। राम बिलवी गोइंग फॉर अ वॉक, बिलवी देखा, आईएनजी देखा, कंटिन्यूअस डाल दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन, बताइए कौन सा सेंटेंस है। आपने देखा कि बिल भी आया है और आईएनजी आया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना, बहुत आसान है चीजें। अगर आप इन चीजों को कतई नजरअंदाज करेंगे तो चीजें बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकती हैं। गला दोस्तों बिल्कुल छिल चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, मतलब अभी बहुत टाइम लगने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2 घंटे की वीडियो ही होगी मात्र, ठीक है, 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो इस विल नॉट वी यानी विल वी के बीच में नॉट लगा दिया। भाई अगर नकारात्मक बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस को, आईएनजी तो आएगी, लेकिन नॉट हो जाएगा बीच में, और सिंपल सी बात है आ जाएगा, है ना। सी विल नॉट बी प्लेइंग, आईएनजी आ रही है, विल भी आ रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, नॉट आ रहा है, नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस, वुमेन है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए मूवमेंट। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपका इंटरोगेटिव में क्या आता है, डब्ल्यू एच फैमिली या फिर बिल आ जाता है या सेल आ जाता है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सिंपल सी बात है कि जहां पर बिल भी आए वो आपके तीनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, आईएनजी आ जाएगा। अब जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। परफेक्ट वाले सेंटेंस आपको कतई नहीं भूलने। इसमें क्या होता है कि परफेक्ट में उधर होता था हैज़, पास्ट में होता था हैड, देखिए ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, और इधर क्या हो जाएगा, इधर दोस्तों बिल हैव सेल हैव हो जाएगा। यही फर्क है। राम घूम चुका होगा, सीता नाच चुकी होगी, लोग घूम चुके होंगे, मैं घूम चुका हूंगा। तो यहां पर क्या है, मतलब यहां पर मतलब यही है दोस्तों कि जहां पर परफेक्ट होगा वहां पर आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती थी प्रेजेंट में, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती थी उसके साथ पास्ट में, और फ्यूचर में भी थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन हैव जरूर होगा, हैव जरूर होगा। क्योंकि हैव देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये फ्यूचर का हैव है, और फ्यूचर का हैव होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि राम विल हैव गॉन टू मार्केट, बताइए कौन से सेंटेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट। क्यों, क्योंकि हैव विल हैव आया है और थर्ड फॉर्म लगी है। आई विल हैव प्लेड बाय नाउ, बताइए कौन सा सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट। क्यों, क्योंकि विल हैव आया है, थर्ड फॉर्म लगी। पीपल विल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज, क्यों, क्योंकि विल हैव आया है, ईडी लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। इसी फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के बीच में हम क्या लगा दें, नॉट लगा दें, इसी के बीच में हम नॉट लगा दें, इसी के बीच में हम नॉट लगा दें, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दोस्तों हमारा हमेशा फ्यूचर परफेक्ट ही रहेगा, बस नकारात्मक हो जाएगा। और यही दोस्तों हम इसको इंटरोगेटिव में कहें कि भाई बिल से स्टार्ट है तो तुरंत दिमाग नहीं लगाओ कि अगर विल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर हैव है बिल के साथ बी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और विल के साथ हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश ही नहीं करो यार, बहुत समझा चुका हूं आपको। और लास्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि इसमें समय दिया जरूर होगा, समय जरूर दिया होगा। कंटिन्यूअस का कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इसमें दोस्तों आपका जरूर टेंस दिया होगा, समय दिया होगा, टाइम दिया होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इस पर। एक सेंटेंस पूछ लिया जाए कि राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, बताइएगा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, कौन सा सेंटेंस है दोस्तों। तो आप कहोगे समय दिया है, हाँ दिया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कौन सा, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप कहोगे कि सर अगर हैज बीन वाला होता तो प्रेजेंट, हैड बीन वाला होता तो परफेक्ट पास्ट हो जाता, और विल हैव बीन वाला है
तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर। और अगर इसी में हम बिल है बीन के बीच में नॉट लगा दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना, निगेटिव हो जाएगा। तो आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा एक ही उसमें लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा दिया है, इतना बहुत होशियार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इसको कतई नहीं भूलना है, यानी जो हमने अभी आपको बताया है, कौन सा वाला, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बहुत पूछा जाता है। ऐसा सेंटेंस दे देगा और कह देगा बताइएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसमें टाइम दिया हो, हैज़ बीन दिया हो, हैड बीन दिया हो, बिल हैव बीन दिया हो, है ना, तो वहाँ पर और आईएनजी दिया हो, तो ये आपको लगा देना है। अब ये पूरा टेंस आपका ख़त्म हो गया। वीडियो को देखो लाइक नहीं किया है, बहुत यार मतलब कंजूस टाइप के हो बंदे, सिलेक्शन तो आपसे लेना ही है, कंजूस टाइप के मत बनो, ठीक है। चलें अगले चैप्टर पर, पार्ट ऑफ स्पीच पर। बहुत अच्छे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधारशिला दोस्तों पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, और जिसमें हम पूरे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक पूरी तरीके से शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। और अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं ऊपर, उसमें आपके 4 चांद और लग जाने वाले हैं, क्योंकि 80% तो सिलेबस कहीं ना कहीं हम 70 से 80% सिलेबस को कहीं ना कहीं हम अभी तक कर चुके हैं टेंसेज में, ठीक है ना। और यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, डायरेक्ट कहता है प्रीपोजिशन बताइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, यानी वर्ड या अक्षर कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कुल कितनी ध्वनियां होती हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ध्वनियां होती हैं 44, ठीक है ना, 44 ध्वनियां होती हैं, जिसमें अगर हम देखें कि भाई अगर लेटर की बात करेगा तो 26 होंगे। टोटल लेटर हमारे हिंदी में कितने होते हैं, 52 होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। और ध्वनियां अगर पूछी जाए तो भैया 44 होते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटे या हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटे तो स्वर या व्यंजन कहलाते हैं, जिनको हम वोवेल या कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर वोवेल की बात करें तो वोवेल्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, और जो बाद बाकी होते हैं भाई 21 + 5 कितने होते हैं, 26 तो होते हैं, तो टोटल वर्ड 26 होते हैं। और इसमें 21 वर्ड क्या होते हैं, हमारे 21 वर्ड जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और जो हमारे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे दे, A B C D, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा वोवेल नहीं है इंग्लिश में, तो A-E-I-O-U आप याद कर लीजिएगा, बाद बाकी जो नहीं होगा वो तो आप लगा ही देंगे। 21 वर्णों को व्यंजन कहते हैं, जो आपके B से लेकर Z तक होते हैं, A-E-I-O-U को छोड़ के, ठीक है। और याद रखेंगे इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। एक है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं, देखिएगा कंजंक्शन से आते हैं, एक क्वेश्चन एडवर्ब से आता है, एक क्वेश्चन एडजेक्टिव से आता है, 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन भी यहां से देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभार सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर्वनाम से अभी 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, तो सर्वनाम को भी हम कतई नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल कतई ढील नहीं दे सकते, ठीक है। वर्ब से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है 1 साल छोड़ के, 1 साल छोड़ के, तो ये आपको 8 पढ़ने पड़ेंगे बहुत शिद्दत के साथ। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ग्रामर के जो भाग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संयोजक, विस्मय आदि बोधक, इसको पूरी तरीके से एक साथ लिखिएगा। और एक साथ लिखने के बाद आपको नाउन अलग से पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन अलग से पढ़ना पड़ेगा, वर्ब अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सनल प्लेस, हम कहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं नाउन है क्या। नाउन एक नेम है, नाउन एक नेम है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, वो किसी प्लेस का हो सकता है, वो किसी एनिमल का हो सकता है, किसी भी थिंग का हो सकता है, यानी किसी वस्तु, स्थान या किसी एनिमल का जो जानवर होता है उसका नाम है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका नाम है तो वो एक नाउन होगा। नाउन एक लैटिन शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब नाम होता है। मैं अभी आपको बताया कि नाउन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स नेम। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, कैसे
कि नाउन को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, क्या नाउन को इस तरीके से लिखता हूं कि नाउन का मतलब, एन का मतलब नाम, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, यू का मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड, और एन का मतलब है इधर पाताल, यानी नाम वस्तु ब्रह्मांड पाताल को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। ये किताबों में नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनी एनिमल थिंग्स, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, फिर वो किसी भी तरीके का हो, और वो प्लेस हो सकता है, कानपुर हो सकता है, कोई एक छोटा प्लेस हो सकता है, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जो शब्द व्यक्ति, जानवर, वस्तु, कार्य, गुण अथवा या उसकी अवस्था का वर्णन करता है वो नाउन कहलाता है। जैसे अब क्वेश्चन कहां से बनता है ये समझिएगा। क्वेश्चन में दे देगा कि ये बताओ कि ये दिल्ली है, ये कैसा नाउन है, ये आपका बॉय है, ये कैसा नाउन है। तो यही तो पढ़ने की आवश्यकता है कि बॉय है, नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है। तो नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। मैं उससे पहले बता दूं आपको, कोई राम है, रहीम है, बॉय है, गर्ल है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी। और कोई जानवर हो सकता है, काऊ, एलिफेंट, हेन, क्रो, ये भी आपका नाउन है। अब ये किस में आएगा, नाउन में कौन कैटेगरी में आएगा वो हम अभी जानेंगे। कोई वस्तु हो सकती है, बुक, पेन, चेयर, राइस, ये सभी क्या है, ये नाउन है, लेकिन किस कैटेगरी में आएंगे वो भी हम जानेंगे। इंडिया, बिहार, दिल्ली, हॉस्पिटल, ये क्या है, ये नाउन है, कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये भी हम जानेंगे। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं संज्ञा, अगर पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। अगर संज्ञा 5 प्रकार की है तो पहली कौन सी है, प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथी है मटेरियल नाउन, जिसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी ये पांचों प्रकार की संज्ञाएं आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी कलेक्टिव नाउन है, निम्नलिखित में कौन सा कॉमन नाउन है, निम्नलिखित में कौन सा मटेरियल नाउन है, निम्नलिखित में कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये चीजों को पढ़ने के लिए सबसे पहला हेडिंग डालिएगा प्रॉपर नाउन। अब दोस्तों प्रॉपर नाउन क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी स्थान का नाम हो सकता है, कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है। मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब है कोई नाम होना चाहिए, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी भी स्थान का नाम हो। चाहे स्थान में कानपुर ले लो, जयपुर ले लो, भोपाल ले लो, दिल्ली ले लो, अजमेर ले लो, है ना, कुछ भी आप ले सकते हो, तो वो नाम होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति का है तो जितने भी व्यक्ति हैं तो वो दोस्तों क्या है, एक नाम है, पर्टिकुलर किसी का नाम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये रेड कलर का मोहन क्या है, एक प्रॉपर नाउन। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये बुर्ज खलीफा क्या है, ये प्रॉपर नाउन। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सा प्रॉपर नाउन है, इस सेंटेंस को देकर, तो आपको वहां पर छांटना पड़ेगा, बहुत आसान है। राकेश इज द बॉय हु टॉट मी, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की कंडीशन क्या होती है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर नाउन जितने भी हैं, ये पहला अक्षर क्या है, ये बड़ा है। प्रॉपर नाउन को सिंगुलर समझा जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो सिंगुलर ही ये समझा जाता है। और वर्ब कैसी होती है, ये देखिएगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। प्रॉपर नाउन दुनिया में एक ही होगा, इसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब एक का मतलब है, कोई नाम है मोहन, तो मोहन का मतलब है नाम तो बहुत है, लेकिन मोहन नाम एक ही ना, मोहन नाम तो एक ही है। व्यक्ति भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नाम तो एक ही है। उस नाम का व्यक्ति दोस्तों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो मोहन नाम तो एक ही है ना। तो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर है प्रॉपर नाउन तो वो क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। गंगा एक ही है ना, रामायण एक ही है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर देखें तो कॉमन नाउन में, तो कॉमन नाउन की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा है। और इस जातिवाचक संज्ञा से क्वेश्चन आपके 2 बनते हैं। वह नाउन जिससे व्यक्ति, जानवर, वस्तु और स्थान के संपूर्ण जाति वर्ग का श्रेणी का बोध हो। एक पूरी तरीके से यूनिटी की बात कर रहा है दोस्तों। यूनिटी मतलब एक लुहार है तो उसकी यूनिटी क्या है, तो वो कलेक्टिव नाउन है, वो कॉमन नाउन है, ठीक है ना। लुहार की क्या है, एक जाति है। अगर क्वेश्चन में कह दिया मोची एक कॉबलर है, तो एक क्या है, दुनिया में जितने मोची हैं। एक टीचर है, दुनिया में जितने टीचर हैं। एक बॉय है, दुनिया में जितने लड़के हैं। लेकिन उसको उसका नाम अगर ले लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दोस्तों, द नाउन विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस ऑफ द सेम काइंड। और अगर कॉमन नाउन की बात करें तो सिंपल सी बात अगर हम कह सकते हैं, तो जिसमें आप बॉय, दुनिया में बहुत सारे लड़के, गर्ल बहुत सारी लड़कियां, टीचर बहुत सारे टीचर, विलेज बहुत सारे विलेज होंगे, माउंटेन बहुत सारे माउंटेन, और बुक्स बहुत सारे बुक्स, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो बहुत एक पूरी यूनिटी का बोध करा रहे हैं वो क्या है, हमारे कॉमन नाउन। अब जैसे यहां पर रूल क्या है, जो नाउन दुनिया में एक से अधिक होंगे वो कॉमन होगा, यही आप ऑप्शन में ढूंढिएगा। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो सकता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगी, सिंपल सी बात है। कलेक्टिव समझिएगा,
द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, मतलब एक अगर कोई भी झुंड है, कोई भी ग्रुप है, चाहे वो आदमियों का ग्रुप हो, चाहे वो किसी भी एनिमल्स का ग्रुप हो, चाहे वो फिर किसी का भी ग्रुप हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो समूहवाचक संज्ञा आएगा। वह नाउन जिससे व्यक्ति, जानवर और वस्तु के समूह का बोध होता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पर दे दूं कि वेवी, जो औरतों और लड़कियों का जो क्या होता है, ग्रुप होता है, झुंड होता है, एक कलेक्टिव ऑफ जो लड़कियों या औरतों का ग्रुप होता है, उसको इस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में दे देगा कि ये फ्लीट बताओ कैसा, फ्लीट कैसा है, तो फ्लीट कैसा नाउन है, फ्लीट एक है कलेक्टिव नाउन है। गाड़ियों का झुंड, पैक कैसा नाउन है, गाड़ियों का कुत्तों का झुंड। हेयर्ड जानवरों का झुंड। क्राउड भीड़ है, कलेक्टिव नाउन है। गैलेक्सी आकाशगंगा क्या एक से बनती, नहीं, तारों से, तारों के समूह से बनती है। ये क्या है दोस्तों, ये है आपके कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और द नाउन ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड और विच इज यूज्ड फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन से आप समझो कि वह नाउन जिससे कोई भी चीज बनाई जा सकती है। अब कोई भी मटेरियल के लिए अगर इमारत बनानी है तो मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। तो खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आपके लिक्विड होते हैं, लिक्विड वाली चीजें, वो सारी चीजें मटेरियल नाउन कहलाती हैं। जैसे वाटर इज लाइफ, क्या है वाटर, एक है मटेरियल नाउन। पेट्रोल क्या है, एक लिक्विड, वाटर लिक्विड, कर्ड लिक्विड, डीजल लिक्विड। ये सारी चीजें आपको अगर ऐसे फॉर्म में मिलती हैं तो वहां पर आंसर आपको मटेरियल नाउन लगाना पड़ेगा। यहां से एक क्वेश्चन बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, हमेशा बनता है और बहुत सिंपल आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए केवल इतना दिमाग में रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और पहचानने के लिए बस ऑप्शन में ये देखो या क्वेश्चन में ये देखो कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही नाउन होगा दुनिया का जो आप देख नहीं सकते आंखों से, केवल आप उसको महसूस कर सकते हो। जैसे ऑनेस्टी, गरीबी नहीं देख सकते, महसूस हो सकती है। ईमानदार जो है क्या नाम, ऑनेस्टी की बात करें, ईमानदारी, पुअरनेस की बात करें अगर गरीबी है जो, ठीक है ना, तो ये आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, एयर इज लाइफ, नहीं दिखेगी दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव इज इमोशन, लव दिखेगा नहीं, आप महसूस करते हो प्रेम को। पॉवर्टी है ना, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आप महसूस कर सकते हो। बहुत नॉर्मल है दोस्तों, बहुत अच्छे। तो सर्वनाम पर आ जाइएगा तो हेडिंग डालिएगा सर्वनाम, प्रोनाउन। प्रोनाउन से इंपॉर्टेंट क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल क्या है। तो ये सारी चीजें आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब से लेकर सब कुछ पढ़ना है इंटरजेक्शन तक। ए प्रोनाउन इज वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। इंस्टीड का मतलब होता है कि वहां पर जब हम यूज करते हैं नाउन, यानी प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे कह लो कि जब भी कोई प्रोनाउन है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसकी दोस्तों आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर नाउन को बार बार यूज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो नाउन की जगह पर अगर पूछा जाए कि कौन प्रयोग होता है तो प्रोनाउन होता है, अर्थात वह शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। राम इज अ टीचर, एक राम नाउन है। वट राम डज नॉट टीच एनी बुक। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पर लिखा है राम एक शिक्षक है, लेकिन राम कोई पुस्तक नहीं पढ़ाते। अब इसमें क्या है कि राम राम बार बार यूज हो रहा है। अब ये क्या है, आड हो जा रहा है, ये बड़ा आड। राम एक अच्छा लड़का है, मैं आगे और राम के बारे में बताना चाहूँ तो राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन राम शरारती बहुत है, लेकिन राम ये भी है। तो राम राम बार बार यूज करने से बचने के लिए हमें क्या है, सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इसी सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, राम इज अ टीचर बट ही डज नॉट टीच एनी बुक। तो ही किसके लिए आया है, तो ही एक क्या है, एक प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। प्लेस किसका है, ये राम का प्लेस ही तो है ना, प्लेस ऑफ नाउन, समझ रहे ना। तो राम एक शिक्षक है लेकिन वह कोई पुस्तक नहीं पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है। अब सर्वनाम को इंग्लिश में अगर पूछता है तो हिंदी में सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, लेकिन अगर इंग्लिश में पूछता है तो 10 प्रकार के यहाँ पर माने जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर देखिएगा 2-2 लिख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोसेसिव प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं स्वत्वबोधक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग की बात करेंगे तो दोस्तों दृढ़तावाचक होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोकल, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये 1 2 3 4 तो पढ़ना ही पढ़ने हैं, लेकिन हमें क्या है पूरी तरीके से देखना है। पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट।
आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं, हम, आप, वह, यह और वे व्यक्तिगत सर्वनाम कहलाते हैं। व्यक्तिगत सर्वनाम का मतलब समझते हो? जैसे पर्सनल नाउन भी होता था, मैं कह सकता हूं ना व्यक्तिवाचक, तो हम वहां पर ऐसे सभी जो आपको दिखे कि भाई आई एम ये दिया, वी आर ये दिया, यू आर ये दिया। अब कह दिया कि इस सेंटेंस में ये बताओ कि कौन सा इसमें, या ये कह देगा कि यू क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है। बी क्या है? प्रोनाउन है। आई एम क्या है? आई क्या है? प्रोनाउन है। कैसा है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब पर्सनल प्रोनाउन में बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है कि द पर्सन स्पीकिंग, बोलने वाला व्यक्ति। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? सुनने वाला व्यक्ति, द पर्सन स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाए। तो पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर आता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या है कि स्वत्व बोधक की बात कर रहा है। देखिए द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू पोसेस द नाउन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अधिकारी के लिए किया जाए, संज्ञा के जो अधिकार होते हैं उनके लिए किया जाए, वो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे भाई? पहचानेंगे कैसे? द कैटल इज योर्स, दोज प्लेस आर देयर्स, समझ रहे ना? दिस बिल्डिंग इज माई। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो भाई पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कभी कभी इनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया था, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट तो ये है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं कि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज जो हैं ये क्या है? कहीं भी आपको मिल जाते हैं तो ये आपको हमेशा मारने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये हमेशा आपको मारने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इनको आप छोड़ नहीं सकते। इनको आप कभी नहीं छोड़ सकते हो कि दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है सेल्फ और सेल्फ्स वाले। सेल्फ और सेल्फ्स वाले बहुत पूछा गया। एक क्वेश्चन दे देगा कि ये बताओ कि हर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है। अब बच्चा परेशान कि हर सेल्फ आ जाए, देम सेल्फ्स आ जाए, वन सेल्फ आ जाए, माई सेल्फ आ जाए। ये सभी जो प्रोनाउन है ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन है। बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। IMP नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। I myself have done it. B ourselves talked to him. C herself said so. तो ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये आपको जो दिख रहा है ना गोले में, ये सभी क्या है? एम्फैटिक है। एम्फैटिक है। ठीक है, याद रखें। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन में जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। The pronoun which does not prefer any definite person or thing is called indefinite pronoun. Does not, नहीं हो। अब इनमें कौन कौन से आ सकते हैं? वन आ सकता है, anyone आ सकता है, anybody आ सकता है, someone आ सकता है, somebody आ सकता है, everybody, जितने भी वडी वाले, वन, वडी, मैनी, ऑल, थिंग्स, ये सभी वाले, लिटिल, फ्यू, वन, जो भी आपके हैं, किसी भी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध ही ना हो, क्वांटिटी का बोध ही ना हो, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, है ना, क्वांटिटी की बात करें, वहां पर इनडेफिनिट प्रोनाउन। समवन इज नॉकिंग, ये क्या है? समबडी इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ है। सिंपल सी बात है। यहां पर क्या है? ये यूज जो होने वाले हैं ये दोस्तों क्या है? ये आपके प्रोनाउन हो जाएंगे इनडेफिनिट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है? वितरणवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन इत्यादि आते हैं। इतना ही दिमाग लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि विभाजन के रूप में यानी डिवाइडेशन के रूप में काम होता है। ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब दोनों में से एक कोई लेना है, चुनाव करना। नाइदर माने दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर पॉजिटिव के लिए, नाइदर निगेटिव के लिए यूज होता है। तो अगर ईच, आइदर, नाइदर आता है, एवरी, नन आता है,
तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लेना पड़ता है, जहाँ पर आपको चुनाव करना पड़े कि ये नहीं तो ये लेना है। मॉल में जाते हो ना खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए या फिर कपड़े खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए जाओ, तो वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होता है। ईच ऑफ द लीडर्स इज अ नेब, समझ रहे ना, ईच आया है। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज नेब, नादान, आइदर आया है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रोमिसिंग, होनहार, कोई भी नहीं, नाइदर में निगेटिव, नाइदर आया है, समझ रहे ना। 8वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ईच अदर, वन अदर। अब देखिए यहाँ पर ईच आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ईच था, यहाँ पर ईच अदर है और वन अदर, इसमें 2 सेंटेंस एक साथ में जुड़े हैं। ईच अदर है, वहाँ ईच केवल है, यहाँ ईच अदर है। इंडिया एंड ब्राज़ील हेल्प ईच अदर, आपस में सहायता करते हैं। इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका हेल्प वन अदर, जब 2 या 2 से अधिक कंट्री होंगी तो वन अदर आएगा, केवल 2 कंट्री के लिए ईच अदर, तो वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको दिमाग से ही लगाना पड़ेगा कि भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो प्रश्नवाचक आएगा। और प्रश्नवाचक में सारे WH वर्ड होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्यों आए हो। तो जहाँ पर हु आता है, हुम आता है, इतना ही आप दिमाग में याद रखो कि जहाँ पर हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, विच आता है, वाट आता है, वेयर आता है, वाई आता है, हाउ आता है, ये सभी जितने भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन यूज होते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, व्हाट आर यू, हु आर यू, हाउ डू यू डू, व्हेन डू यू गेट अप, ये क्या है, ये दोस्तों इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वह प्रोनाउन जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, अपने से पहले संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है। रिलेटिव का मतलब समझते हो, रिलेशन, संबंध बनाता है। हु, हुम, विच, हुज, व्हाट, वर, दैट, एज इत्यादि रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर फर्क है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दिस इज द डैम विच माई फादर बुल्ट, यहाँ पर संबंध बनाया जा रहा है कि दिस इज द डैम, ये जो डैम दिख रहा है ना, विच माई फादर बुल्ट, इसको मेरे फादर ने बनाया है। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड, ये मेरी और माता जी के बीच में रिलेशन की भावना। दिस इज द थीव हु हैज स्टोलन माई बैग, ये वही थीव है दोस्तों जिसने मेरा बैग चुराया, चोर है ना। तो सिंपल सी बात आप समझ रहे होंगे कि इस प्रोनाउन को हमने खत्म कर दिया मिनिमम सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रहार मारते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब पर। तो डालिए हेडिंग एडजेक्टिव। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एडजेक्टिव निम्नलिखित में छांटिएगा कि एडजेक्टिव कौन है, कौन सा एडजेक्टिव नहीं है, और एडजेक्टिव को पहचानना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले एडजेक्टिव को जान लेते हैं क्या। देखिए अभी तक मैंने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है। नाउन और प्रोनाउन की जगह पर जो प्रयोग होता है, यानी जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है वो प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या है, वो है एडजेक्टिव है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी यह है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। क्वालिफाई वर्ड यूज हुआ है ना, मतलब एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, क्वालिटी को। एक गुड गर्ल, एक गर्ल की विशेषता है कि वह अच्छी लड़की है। ए फास्ट ट्रेन, एक ट्रेन की विशेषता है कि वह बहुत फास्ट है। ए टाल बॉय, एक बॉय की विशेषता है कि वह बहुत लंबा है, मोटा है, चौड़ा है। तो मेरी बात समझ रहे ना, तो ये क्या है, ये गुड है, फास्ट है, ये टाल है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ट्रेन, बॉय, गर्ल की विशेषता बता रहा है। यानी गुड, फास्ट, टाल क्रमशः गर्ल, ट्रेन, बॉय की विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है। जो हम कट मार रहे हैं वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के प्रकार क्या है, तो एडजेक्टिव का मतलब तो आपको बताइए कि विशेषण होता है जो विशेषता बताता है, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। क्वालिटी जो है आपको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉसेसिव और न्यूमेरिकल। 5 तो आपको पढ़ने ही है, पैसे पढ़ने तो सारे हैं, 5 तो आपको पढ़ने पड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सबसे पहला है क्वालिटेटिव की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें है कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि के गुणों का वर्णन करते हैं, वही क्या है भाई, क्वालिटी बताते हैं ना।
तो वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ए ब्यूटीफुल गर्ल क्या है, क्वालिटी से रिलेट करेगा। ए ब्रेव बॉय, उस बॉय की विशेषता है कि वह बहादुर है। इस गर्ल की विशेषता है कि वह लड़की सुंदर है। ए वाइट गोट, इसकी विशेषता है कि भाई रूप रंग की बात कर रहा है, यह जो है बकरी काली है, नीली है, पीली है, सफ़ेद है। ए हॉट वाटर, इस वाटर की विशेषता है कि वह कैसा है, ये उसका गुण है, इसका क्या है, वाटर का गुण है कि भाई वो गर्म है, ठंडा है। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या है कि प्रॉपर में क्या है कि प्रॉपर नाउन से ये बनते हैं, हमेशा प्रॉपर नाउन से बनते हैं कि इंडियन पुलिस, अमेरिकन एम्बेसी, इटालियन कंपनी, ठीक है। तो क्या है ये दोस्तों आपके हैं प्रॉपर एडजेक्टिव है। पुलिस कैसी है, भारतीय पुलिस। एम्बेसी कैसी है, अमेरिकन एम्बेसी। कंपनी कैसी है, इटालियन कंपनी। मेरी बात समझे। क्वांटिटिव की बात करेंगे, जो क्वांटिटी को दर्शाता है। क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी मात्रा या वजन। जो क्वांटिटेटिव होंगे उनमें मात्रा या वजन होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा, या लिटिल, मच, सो, ये क्या है, इनफ, सफिशिएंट, होल, एनी, नो, नन, ये क्या है, ये सर है आपके एडजेक्टिव तो हैं, ये आपके क्वांटिटी को दर्शाते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव माने गए हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में क्या है, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या, डिजिट। जो संख्या को दर्शाते हैं वही हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ETC, फर्स्ट सेकंड थर्ड ETC, मैनी फ्यू सेवरल, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैनी फ्यू सेवरल, ये क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम कतई नहीं ये कहेंगे कि आप इसको नज़रअंदाज करें। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो है जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, एनी है, सच है, अदर है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे कहते हैं ना, दिस इज माई होम, दिस इज माई कार, है ना, दैट इज माई बॉय। तो जब भी हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि ये मेरी कार है, ये मेरा लड़का है, ये मेरी बीवी है, क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, विशेषता भी बता रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव्स जो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके या एक एक समूह करके अलग अलग बोध कराते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अलग अलग या एक एक करके, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या है, ये दोस्तों आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, जो एक समूह की बात करेंगे, जो अलगाव की बात करेंगे, अलगाव का बोध होता है, सेपरेशन का बोध होता है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न आता है, सभी को पता है कि अगर जहाँ पर WH फैमिली वाले वर्ड आएंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर आएंगे, विशेषता बताएंगे, तभी ये एडजेक्टिव होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या है कि ऐसे एडजेक्टिव जो संबंध को बताते हैं उन्हें पॉसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इस पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के बाद जहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं फिगर ऑफ स्पीच से, सिंपली, मेटाफर, भाई अलंकार को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, वो भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में क्या है कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले उस पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है, उनका प्रयोग। ऑन, बेरी, ये 2 ऐसे हैं जो एम्फेसाइजिंग होते हैं, जो ज़्यादा जो है बल देने के लिए। और लास्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, कहते हैं व्हाट अ वेरी, यानी जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ क्रिटिकल सिचुएशन, व्हाट अ विलेसिंग, ये क्या है, ये कहते हैं ना कि एडजेक्टिव के रूप में जब भी हम व्यक्त करते हैं, एक्सक्लामेशन का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है। इसको अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है तो डायरेक्ट बता दोगे एक्सक्लामेटरी, क्योंकि चिन्ह ही देख के। अब बात करेंगे दोस्तों वर्ब पर। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब में देखिएगा कि वर्ब आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, यानी एनिमल, प्लेस और थिंग, कुछ भी हो सकता है। मतलब यह है कि ऐसे शब्द जो लोग, जानवर, स्थान, चीज़ों की क्रियाओं या स्थितियों का वर्णन करते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे रन, वॉक, कोई दौड़ रहा है, कोई टहल रहा है, कोई लिख रहा है, कोई साइन कर रहा है, कोई देख रहा है, ये क्या है, ये सारी जो है, कोई फील कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वर्ब ही कहलाती हैं, जो क्या करती हैं, क्रिया या स्थिति का वर्णन करती हैं। सिंपल सी बात है। वर्बों को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और एक्सिलरी वर्ब, जिसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं,
ये 3 पार्ट ही आपको याद रखने हैं। ट्रांसिटिव में क्या होता है कि ये क्रियाएं कार्य का वर्णन करती हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ घटित हो रही हैं। इस व्यक्ति या वस्तु को क्रिया के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। ही इज रीडिंग अ बुक। अब ये देखिएगा यहां पर क्या घटित हो रहा है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है। मेरी बात समझ रहे ना, कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई घटना घटित हो रही है तो वो क्या है, वो ट्रांसिटिव वर्ब है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। और इंट्रांसिटिव की बात करें, एक्सिलरी नहीं पूछी जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस से भी आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसी क्रियाएं जिसमें कार्यकर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है और जिसका प्रभाव कर्ता से आगे किसी और वस्तु के या व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, यानी स्लीप, स्नीज। तो दोस्तों ये क्या है, कोई सो रहा है, कोई भी सो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उस पर जो है कोई असर नहीं पड़ रहा। अकर्मक क्रिया की बात करते हैं ना, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, तो वही तो है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को सकर्मक अकर्मक ही बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो कोई कार्य हो रहा है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर कोई सो रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, बिल्कुल अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जहाँ पर कर्म नहीं होता है वहाँ पर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होता है, जहाँ पर कर्म होता है वहाँ पर सकर्मक यानी ट्रांसिटिव होती है। एक्सिलरी में देख लीजिएगा, सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की टेंस में मूड बनाने में सहायक होती हैं और ऐसा करने में उनका मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस, एक फील, एक आनंद। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, समझ रहे ना। तो ये क्या है, ये आपके माइंड पर रिलेट करती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांसिटिव है सी स्पीक्स द ट्रूथ, सी स्पीक्स सॉफ्टली, इंट्रांसिटिव हो गया। प्लीज रिंग द बेल, द बेल रिंग्स, घंटी बज रही है, इसको बजाना पड़ेगा। जहां पर कार्य हो रहा है वहां पर सकर्मक, जहां पर कार्य नहीं हो रहा है वहां पर अकर्मक। इतना है कॉन्सेप्ट। एडवर्ब देखिएगा, क्वेश्चन में एडवर्ब पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा एडवर्ब है। तो ज्यादातर आपके एलवाई वाले जो होते हैं वो एडवर्ब कहे जाते हैं, जहां पर लास्ट में एलवाई लगा होता है। एडवर्ब आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब। मतलब ऐसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दें वही एडवर्ब है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वो क्या है, एडजेक्टिव है। स्लोली, क्विकली, वाइडली, ब्यूटीफुली, ये क्या है, एल वाई लगा है लास्ट में, ये सभी एडवर्ब है। एडवर्ब के प्रकार क्या है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक एक चीज जानेंगे इनमें सब में। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो एक एक चीज जान लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है। तो टाइम दिया होगा भाई, टाइम का बोध होता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे नाउ, देन, बिफोर, अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, अर्लियर कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे, सून कर लेंगे, है ना। प्रेजेंटली, इंस्टेंटली, ऑलरेडी, ईयरली, लेट, ये सभी क्या है, एगो, सिंस, ये सभी आते हैं। तो ये एडवर्ब में कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करेंगे तो जहां पर स्थान का बोध होता है, जैसे हेयर, हेयर देयर, यहां बैठो, वहां बैठो, उधर बैठो, इधर बैठो, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों, ये सभी आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप समझदार हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस तो आप तुरंत आपको पूछेगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, तो आप स्थान वाला देख लीजिएगा। अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए कि जहां पर संख्या जो रिलेट करती है कि संख्या कितने प्रकार की, संख्या की बात करी जाए तो संख्या आप समझते हो ना, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, संख्या होती। हाउ ऑफन, वंस, ट्विस, थ्राइस, ऑफन, सेल्डम, फ्रीक्वेंसी। तो ये सभी क्या है, ये दोस्तों आपके फ्रीक्वेंसी पर रिलेट करते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, अभी मैंने बताया आपको मात्रा, जहां पर अभी प्रोनाउन में भी आपको बताया था। तो मात्रा में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज है, कोई मात्रा में है, फुली है, वेरी है, इनफ है, काफी है, सो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं, ये क्या आती हैं, क्वांटिटी में आती हैं, जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का एक रोल अदा करती हैं। 5 नंबर में क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो एडवर्ब कैसे या किस प्रकार का बोध कराती हैं उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। क्लियरली, साउंडली, स्ट्रांगली, ब्रेवली, हार्ड, थस, ये क्या है, किस प्रकार का बोध कराती हैं कि किस तरीके से, बहादुरी से, किस तरीके से, बहादुरी से, समझिएगा, मजबूती से। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सभी आपके मैनर्स की बात करती हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण क्या हो सकता है, 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 कारण क्या हो
अब एडवर्ब ऑफ रीजन में आप देख सकते हो कि ड्यू टू रेन एक वर्ड यूज होता है, ड्यू टू रेन, बारिश के कारण, है ना। तो ये समस्या हो गई, तो ये वहां पर होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, यही पूछा जाता है अगर कभी भी आता है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में क्या होता है कि अगर किसी को आप स्वीकृत या अस्वीकृत दे रहे हो कि भाई तू वहां पर हो जाएगा, तो यस कर रहे हो तो यस हो जाएगा, नो कर रहे हो भाई डिनाई कर दिया, नॉट है, सर्टेनली है, सर्टेनली नॉट है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपके एफर्मेशन है जिसमें आप एक्सेप्ट करते हो और एक्सेप्ट नहीं करते हो। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, यह एडवर्ब प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वाई, वर, व्हेन, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, बहुत सिंपल है। WH वर्ड्स होते हैं, हाउ हो सकता है, ये सारी चीजें। रिलेटिव एडवर्ब में क्या है कि ये संबंध बताते हैं कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा होगा कि जहां पर रिलेशन को ऐड किया जाता है वहां पर रिलेटिव एडवर्ब भी यूज होते हैं, व्हाट, व्हेन, वर, हाई, हाउ, ये क्या है, ये जो है आपके एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एकदम कैचिंग पावर आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एट क्या है, वाई क्या है, फॉर क्या है, फ्रॉम क्या है, तो ये सभी आपके प्रीपोजिशन है। प्री माने पहले, पोजीशन माने पोजीशन बताते हैं, जो उसकी पोजीशन बताते हैं, किसकी, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसकी पोजीशन बताते हैं, वही दोस्तों क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। एक सिंपल प्रीपोजिशन है, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है, एक फ्रेज प्रीपोजिशन है, एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। अब इसमें सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है कि एक शब्द वाले प्रीपोजिशन को कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे इन है, ऑफ है, टू है, एट है, वाई है, फॉर है, फ्रॉम है, ऑफ है, ऑन है, आउट है, थ्रो है, टिल है, अप है, विद है, ये क्या है, ये सिंगल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या है कि ऐसे जो प्रीपोजिशन जो एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब में जोड़कर बनाए जाते हैं वो कंपाउंड, दो या दो से अधिक, जैसे अबाउट, एबव, अक्रॉस, अलोंग, एडमिस्ट, एमंग, अराउंड, बिफोर। भाई बिफोर कैसे लगेगा, बिफोर कोई सेंटेंस में प्रयोग होगा ना तो वो कंपाउंड में आएगा, बिहाइंड, बिलो, ये सारी चीजें कंपाउंड में आती हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या है कि कुछ फ्रेजेस भी प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, है ना, जहां पर ये थोड़ा सा वर्ड क्राइटेरिया में मिलता है, जहां पर ये बहुत आता है अलोंग विद, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इन कॉस ऑफ, तो ये आपको यहां पर फ्रेज प्रीपोजिशन में यूज होता है। और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में क्या होता है कि कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जो आपको, जैसे पेंडिंग है, रिगार्डिंग है, कोई काम पेंडिंग में है, कोई ड्यूरिंग है, कोई कंसीडरिंग है, ये क्या है, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएंगे। लास्ट की 2 स्लाइड बची हुई है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन में क्या है कि मतलब ऐसे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी जोड़ने, कंजंक्शन, जंक्शन माने जोड़ना होता है, और जो मुहावरे, शब्दांशों, वाक्यांशों, किसी को भी जोड़ने का काम करें वो कंजंक्शन कहलाते हैं, जैसे एंड, वट, फॉर, नॉर। भाई नाइदर नॉर आता है, आइदर और आता है, सो आता है, सो एज आता है, एट आता है। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस यूज होते हैं वो हम कंजंक्शन की बात करते हैं। जब क्वेश्चंस में पूछा जाए कि भाई नाइदर के साथ क्या आएगा, नॉर आएगा, आइदर के साथ क्या आएगा, और आएगा, सो के साथ क्या आएगा, एज आएगा, एज के साथ क्या आएगा, सो आएगा। तो इस तरीके से जितने भी आते हैं वो हम कंजंक्शन की तरफ जाते हैं। और लास्ट है इंटरजेक्शन, जो आकस्मिक भाव, सडन फीलिंग, कहते हैं भाई ये बताओ ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में, तो इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, तो वहां पर आपको इंटरजेक्शन मारना पड़ेगा। जितने भी आपको ये ऐसे चिन्ह वाले मिलते हैं, ठीक है, ऑप्स, एम, वाव, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि इंटरजेक्शन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्या, सबसे आपका पसंदीदा जो सुपर फास्ट में हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखे हैं, इसके बाद हम देखेंगे क्या, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार, जहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिगर ऑफ स्पीच पर यहां पर डेरा डालते हैं और फिगर ऑफ स्पीच से 2 नंबर बनते हैं, 2 मिनट में खत्म करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं अलंकार। समझ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भाई फिगर ऑफ स्पीच अलग से करा दो, मैंने इसी में करा दिया। देखिएगा,
किसी भी साधारण सी बात को अधिक प्रभावशाली या आकर्षक ढंग से कहा जाता है, उसको अलंकार कहा जाता है, और उसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे ना? जैसे हिंदी व्याकरण में अलंकार का प्रयोग होता है काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, ऐसे ही इंग्लिश भी इसी तरीके से है। कोई भी चेंजमेंट नहीं है, बस लैंग्वेज का परिवर्तन होता है। अब आपको हेडिंग कहाँ से डालनी है? यहाँ से हेडिंग डालनी है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि फिगर ऑफ स्पीच हैं कितने, कौन से एग्जाम में आते हैं। तो 7 होते हैं, 7 एग्जाम में आते हैं, कोई भी यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है। सिम्बली देखिएगा, सिम्बली को कहा जाता है उपमा अलंकार। मेटाफर को कहा जाता है रूपक अलंकार। हाइपरबोल को कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। ऑक्सीमोरॉन को कहा जाता है विरोधाभास। पर्सोनिफिकेशन को कहा जाता है मानवीकरण। एपिस्ट्रॉफी को कहा जाता है संबोधन। ओनोमोटोपोइया को कहा जाता है ध्वन्यात्मक अलंकार। ये आपको 7 अलंकार ले लेने हैं, जिसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी शॉर्टकट नहीं। मैंने आपको बोला ना, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले सिम्बली। जब दो भिन्न भिन्न वस्तु, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल दे देगा, कह देगा माई लव इज लाइक रेड रोज। अब बताइए कौन सा? यहाँ पर होगा 4 ऑप्शन दे देगा, पता ही नहीं है आपको। तो ट्रिक देखिए, जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए और उन दोनों में कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाती है। 2 वस्तु हैं, जैसे हम और आप हैं, और उन हमारे आप में तुलना कर दी जाए और हमारे और आप में से कम एक वस्तु बिल्कुल सेम हो, वही दोस्तों सिम्बली अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तुलना वाला, भाई उपमा में क्या होता है? सा सी सम, है ना? सा सी सम, याद है ना? तो वही उपमा अलंकार है। और इसमें आपको पहचानने के लिए ट्रिक हमेशा याद रखना है कि इसमें लाइक एज सो एज, इस तरीके से लाइक एज आएगा, सो एज आएगा, एज सो आएगा, इस तरीके के जितने भी वर्ड होते हैं वो सिम्बली में आते हैं। तुलना वाला अलंकार सिम्बली होता है। अब तुलना वाले बहुत से होते हैं, लेकिन तुलना में कम से कम एक तुलना जो है सेम हमारे जैसी हो। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां से मैंने जो आपको एग्जाम्पल लिया था, माई लव इज लाइक रेड रोज, मेरे प्यार की तुलना की गई है रेड रोज से। मेरी बात समझ रहे ना? एंड लाइक अ थंडर वर्ड ही फॉल्स, ये लाइक वर्ड आ रहा, ये लाइक वर्ड आ रहा, ये लाइक वर्ड आ रहा, ये एज आ रहा, ठीक है, ये लाइक वर्ड आ रहा। क्या है दोस्तों? ये सभी आपको पहचानने में मदद करेंगे। जहां पर तुलना की जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान रखना कि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं दोस्तों। यहाँ लव है, यहाँ रेड रोज है, यहाँ लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये आपकी लाइफ है और ये है ड्रीम है। तुलना की जा रही। एज प्राउड एज पीकॉक, ये पीकॉक से आपके प्राउडनेस की तुलना की जा रही। भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो भिन्न भिन्न वस्तु होनी चाहिए। पहली बात, एज लाइक एज सो, इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं, ये आपका सिम्बली होगा। मेटाफर में देखिएगा रूपक अलंकार। मेटाफर गुप्त उपमा, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें भिन्न वस्तुओं की तुलना बिना लाइक एज सो के की जाए। इसमें भी तुलना होती है, लेकिन इसमें जो है शब्द नहीं आएंगे एज लाइक सो, एज सो, इस तरीके के शब्द नहीं आएंगे। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट, देखिएगा तुलना कर दी गई, एक जहाज से तुलना कर दी गई, रेगिस्तान के जहाज की बात करी गई है और उस कैमल की बात करी गई है, तो यहाँ तुलना करी गई लेकिन ये वर्ड नहीं आया। आंसर तुरंत आप कहोगे कि सर मेटाफर। तुलना करी जाए और ये शब्द आए, आंसर तुरंत सिम्बली। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, शेल्टरिंग ट्री का मतलब है छायादार वृक्ष है, ये तुलना करी गई है छायादार वृक्ष से, ये शब्द नहीं आया। आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफर। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हर्ट, तुलना करी गई दोस्तों इस न्यूज से कि भाई ये हर्ट के लिए बड़ी जो है खराब न्यूज है, और दोस्तों ये क्या है? ये मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे शब्द नहीं आए। हाइपरबोल देखिएगा, हाइपरबोल क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। हाइपरबोल कह रहा है कि अतिशयोक्ति, बहुत सिंपल है कि ऐसे अलंकार, ऐसी बात जिनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए, जिनको दोस्तों बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, वो क्या होते हैं? हाइपरबोल कहलाते हैं। हाइपरबोल में एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है जो वास्तव में नहीं होते हैं। सी वेप्ट ओशियन ऑफ ट्री, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कभी भी समुद्र या कभी भी महासागर रो सकते हैं? 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, क्या ऐसा हो सकता है? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द बैटल, क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? द वेव रोल्ड माउंटेन्स हाई, क्या ऐसा हो सकता है? भाई तिल का ताड़ बनाने वाली बात सभी में कही जा रही है, तिल का ताड़ बनाने वाली बात सभी में कही जा रही है, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, इस चीज को आप नहीं कह सकते हो, ठीक है ना? तो चलिएगा यहां पर देखिए हाइपरबोल कर लिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन की, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। विरोधाभास में क्या है, जरा हम चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीमोरॉन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण होने चाहिए। देखिए बहुत अच्छा है। जैसे आप देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप
एग्जाम्पल पर गौर करेंगे कि ही इज आइडली बिजी नो डेज। अब देखिएगा यहां पर वो कह सकता है कि भाई बिजी भी है और यहां पर ये देखिए साउंड भी आ रहा। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप देखिएगा यहां पर देखिएगा कह रहा है कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट। क्या कोई भी रहस्य, क्या छुपा हुआ जो रहस्य होगा वो क्या ओपन भी होगा? दो विरोधी चीजें होंगी, दो विरोधी गुण, एक तो ओपन भी है तो सीक्रेट भी है। कह रहा था ऑनर रूटेड इज डिसऑनर। अब ऑनर भी आ रहा और डिसऑनर भी आ रहा, ऐसी भी कोई बात हो सकती है। कॉन्सिपिशियस भी आ रहा है, ऑप्शंस भी आ रहा। जहां पर दो विरोधी गुण होते हैं वहां पर दोस्तों हमारा ऑक्सीमोरॉन होगा, विरोधाभास। अब मानवीकरण में क्या होता है? जो निर्जीव सजीव निर्जीव वस्तुएं होती हैं या प्रकृति की कोई वस्तु होती है वो सजीव की भांति कार्य करे, वही दोस्तों होती मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। जब किसी निर्जीव या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि जैसे कोई भी उसमें जीवन हो। अब एक सूखी लकड़ी पड़ी हुई उसमें कह दिया जाए कि इस तरीके से कहा जाए कि उसमें जीवन है, तो मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, द मून वेल्ड हर फेस, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्या कभी भी अनुभव टीचर हो सकता है क्या? ये वस्तु को यहां पर एक मनुष्य की तरह कार्य किया जा रहा है। द मून वेल्ड हर फेस। अब देखिएगा यहां पर चंद्रमा के चेहरे की बात करी जा रही दोस्तों कि उसका चेहरा अच्छा है, उसका चेहरा खराब है। अब यार ये देखिएगा, हम कहते ना कि जब हम मानवीकरण की बात करते थे हिंदी में तो कहते थे कि भाई कि जो कलियों का मुस्कुराना, नहरों का नाश करना, वो क्या है? ये सब मानवीकरण में आता है। मेरी बात समझ रहे ना? अगला है संबोधन। जब हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित करते हैं, और इसमें बहुत सिंपल सा है कि इसमें ये वाला चिन्ह आएगा, सॉल्टिट्यूड वर आर द चार्म्स। ये देखिएगा चिन्ह आ रहा है, सभी में चिन्ह आ रहा है, बताने की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों। ओ स्वीट कॉन्टेंट, वेयर इज द माइल्ड अवॉर्ड। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जहां पर आप देखो ये चिन्ह तुरंत आपका दिमाग आना चाहिए। यही तो आपके एग्जाम, टेट एग्जाम में पूछा ही जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्त। ओनोमोटोपोइया में क्या होता है? ध्वन्यात्मक अलंकार होता है कि जहां पर कोई भी चीजें एक ध्वनि में आती हैं। एक काव्यात्मक शैली है जिसमें ध्वनि आता है, साउंड आता है। आई वेवल ऑन द, भाई सिंपल सी बात, वेवल वेवल की बात कर रहा है। ग्रंट, ग्रंट ये आवाज है। क्लेंस्ड, बूम्ड ये क्या है? आवाज है। जब कोई भी ध्वनि या आवाज की बात की जाए तो वहां पर यह वाला अलंकार हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? कोई भी समस्या वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहां पर एक्टिव पैसिव वॉइस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि यहां केवल आपसे यही पूछा जाता है कि इसका एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका ये होगा तो इसका ये क्या होगा। तो प्रेजेंट सिंपल में अगर लिखा है इम्मा राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटेन बाय इम्मा, मतलब क्या हो जाएगा कि उसके आगे वाले सेंटेंस में परिवर्तन हो जाता है और राइट्स का रिटेन हो जाता है थर्ड फॉर्म। जब भी पैसिव बनेगी तो उसका एक रूल होता है कि उसमें जो उसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी और जो भी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है ना? अगर वो इज राइटिंग से स्टार्ट होती तो वो आगे वाले सेंटेंस में पैसिव में इज विंग में चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ भी आ जाए, इज आ जाए, वाज आ जाए, लेकिन जब पैसिव बनेगी तो उसमें क्या होगा? हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो रोट अ लेटर वाज रिटेन वाई इम्मा, इम्मा वाज अ राइटिंग, तो यहां पर वाज विंग रिटेन हो जाएगा। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है आपका, यहां पर राइट्स, रिटेन, राइटिंग हो सकता है, रोट हो सकता है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें आपका हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। अब जैसे अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमेशा क्या होता है कि आगे वाले सेंटेंस में चेंज होगा। तो हैज रिटेन है तो हैज बीन रिटेन बाय इम्मा। अब देखिए हैज बीन के साथ अगर टेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो आईएनजी आना चाहिए, लेकिन नहीं, पैसिव में हमेशा क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। हैड रिटेन है तो आगे वाले सेंटेंस में हैड बीन रिटेन हो जाएगा। विल राइट है तो आगे वाले सेंटेंस में, अब देखिएगा ऑब्जेक्ट से पैसिव शुरू होती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी क्या है? ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहां पर देखिएगा इम्मा विल राइट अ लेटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आगे वाले सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? विल बी हो जाएगा, लेकिन आईएनजी नहीं, रिटेन आएगा और वाई सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है? गोइंग टू राइट। अब ये क्या है? फ्यूचर बी गोइंग टू। अब यहां पर इस तरीके से चेंज करना है, तो आ लेटर इज गोइंग टू बी। अब जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हमारी क्रिया है, तो वो क्या हो जाती है कि टू बी के फॉर्म में आ जाएगी, और अगर टू बी के फॉर्म में आ जाएगी तो वाई इम्मा हो जाएगा। और लास्ट में देखेंगे कि मॉडल में क्या होता है कि भाई मस्ट वाले जो होते हैं, तो मस्ट है तो मस्ट बी, भाई पैसिव में मस्ट बी हो जाएगा। शुड का शुड है बीन हो जाएगा, मस्ट का मस्ट बी, कैन का कुड हो जाएगा। सिंपल सी बात समझिएगा।
अभी हम सारी चीज़ें लेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में अगर मैं कहूँ कि आई डू माई वर्क, तो माई होमवर्क यानी आई डू माई होमवर्क, तो ये माई होमवर्क से स्टार्ट होगा। माई होमवर्क आगे वाले सेंटेंस इज में जाएगा और डू का डन हो जाएगा। लास्ट में सभी में क्या हो जाएगा, लास्ट में आप देखेंगे तो सभी में थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट से शुरू होगी पैसिव। एक्टिव कह रहा है कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो माई वर्क इज बीइंग हो जाएगा, डन हो जाएगा। आई डिड माई होमवर्क पास्ट में है, तो इसके आगे वाले सेंटेंस में माई होमवर्क वाज डन हो जाएगा। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क है, तो माई वर्क यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर वॉज है तो आगे वॉज बीइंग में हो जाएगा। यहाँ पर एम था तो ये बीइंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हैव डन है तो हैज़ बीन डन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैव डन आई के साथ आया था, ये माई होमवर्क है इसलिए ये सिंगुलर में आ जाएगा। आई हैड डन माई होमवर्क, तो यहाँ पर हैड के साथ हैड बीन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात आप समझिए। एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को। प्रेजेंट सिंपल में कह रहा है कि रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट, तो आगे पैसिव में क्या बनेगा कि न्यूज़ रिपोर्ट से स्टार्ट होगी और रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स एक क्या है, एक प्लूरल में आएगा, और फिर बाई रिपोर्टर्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट पीछे जाएगा। माइकल इज वेकिंग इज, अगर हम बनाएंगे तो इज बीइंग लग जाएगा, और इज बीइंग लग जाएगा तो लास्ट में वाई माइकल बचेगा। पास्ट सिंपल में कह रहा है कि हायर्ड सेकेंड फॉर्म लगी है, तो पास्ट वाला हमेशा आगे वाले सेंटेंस में जाएगा, तो वाज होगा या वर होगा। तो यहाँ देखिएगा न्यू वर्कर्स से स्टार्ट होगा, तो न्यू वर्कर्स है क्या, प्लूरल है, तो इसलिए वर आएगा। और हायर्ड बाय द कंपनी, हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर देखें तो वाज हेल्पिंग है, तो वाज हेल्पिंग में अगर देखा जाए तो वाज बीइंग आ जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। वाई द सेलमैन व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। और दोस्तों लास्ट ये है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, इन्फिनेटिव और मॉडल्स। ये भी देख लेते हैं और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। दे हैव ऑलरेडी की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यानी डिस्कस्ड द बुक, तो अब द बुक से स्टार्ट होगी। हैव है तो ये बुक क्या है, सिंगुलर है, हैज आ जाएगा ऑलरेडी, और बीन हो जाएगा क्योंकि हैव के आगे हैज बीन या हैव बीन, डिस्कस्ड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में आप कहता है हैड डिलीवर्ड, तो वहां पर हैड बीन डिलीवर्ड। फ्यूचर सिंपल में कह रहा है कि विल हायर, तो विल भी हो जाएगा लेकिन हायर्ड ही रहेगा, और बाय द कंपनी। इन्फिनेटिव में कह रहा है सी हैज टू डिलीवर द लेटर्स हैव टू बी हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है तो हैज का हैज भी और हैव का हैव भी, तो यहां पर देखिएगा लेटर्स क्या है, प्लूरल है, तो हैव टू भी हो जाएगा, और ये मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं आसानी से कि इनमें आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब आप हमें ये बताइएगा कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को समझा है, किस तरीके से आपने इन चीज़ों को देखा है, पूरे 2 घंटे की क्लास कैसे एंजॉय की है, अपना अनुभव शेयर करें। वीडियो को कैसा आपने किस तरीके से पढ़ा है, सुपर फास्ट में सारी चीज़ों को ख़त्म किया है। मेरा पूरा गला ख़त्म हो चुका है, ये रियलिटी है दोस्तों, ख़त्म हो चुका है तो ख़त्म हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन बेबस होकर बोल रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि गले में बहुत ज़्यादा घाव हो चुके हैं। उम्मीद ये है कि बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ये वीडियो आपने अगर 2 बार देख ली तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। पेपर से कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि हम इसमें से पूरी तरीके से फंसा देंगे, लेकिन उम्मीद ये कर सकता है कि इससे बाहर अगर आप रूल पढ़ के जाते हो तो कुछ थोड़ा सा चेंज भी अगर होगा तो वहाँ से सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे। और ये उम्मीद हम करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपको एग्ज़ाम की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके माता पिता को बहुत सारा प्यार जो आप जैसे बच्चों को जन्म दिया है उन्होंने, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला रिजल्ट आपका हो, आने वाला समय आपका हो, आने वाली दुनिया में आप एक बेहतरीन व्यक्ति बनकर उभरें, एक बेहतरीन, जो भी परिवार हमारा देख रहा है, जो भी बहन देख रही, जो भी भाई देख रहा है, एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ पदों पर आश्रित हों। हमारी ईश्वर से यही कामना है। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप सभी को बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करिएगा GURUJI एक स्पेस WORLD, सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको डायरेक्ट ज्वाइन का ऑप्शन आएगा तो ज्वाइन कर लेना। वंदे मातरम। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिएगा। इन्हीं के साथ ये वीडियो ख़त्म हो रही है। पूरे 2 घंटे की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगा देगी, और हम चाहेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप बैठें और हमें फिर बताएं कि कैसा आपका रहा एग्ज़ाम और किस तरीके से आपने क्वेश्चन